ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे थोड़ा 5 मिनट में आपको क्या क्या इश्यूज है, सो यू फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दैट, सो हम थोड़ा सा देखेंगे कि आगे क्या कैसे कैसे लेक्चर्स कंडक्ट करने हैं। थोड़ा सा मुझे आइडिया आ जाएगा कि आपको कहाँ पे वीक हो और कहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। कि कोई भी एक दो लोग जिन्होंने प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है, ओके, मींस आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का किया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने किया होगा, बट जितना भी पार्ट किया है जस्ट एक्सप्लेन दैट पार्ट जस्ट विद इन 2-3 मिनट्स। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे फोकस करें, मींस कहाँ पे आप वीक हो। ओके, आप में से कोई भी हैंड रेज करके आप जो भी इंटरेस्टेड है वो बता सकते हैं, क्योंकि आपका आई थिंक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी सब कुछ हो चुका है, कुछ पार्ट रिमेनिंग नहीं है, तो आपको प्रोजेक्ट भी होना चाहिए। मीन्स आपको जितना भी हो एटलीस्ट उतना एक्सप्लेन करो मुझे सिर्फ 2 मिनट में, और शॉर्ट उससे भी अगर शॉर्ट में कर सकते हो तो करो। तो है क्या इंटरेस्टेड? ऐसा थोड़ा सा सेशन अगर इंटरेक्टिव रहा तो मुझे भी अगर पढ़ाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा। नहीं तो ऐसे आप शांत बैठोगे, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, तो मैं ज्यादा देर तक नहीं ले पाऊंगा फिर। आप हमेशा ऐसे ही रहते क्या क्लास में? हेलो सर। हेलो। यस, यस ओमकार। सर ऍक्च्युली थेरॉटिकली वी आर वेल, की थेरॉटिकली अल्गोरिदम वगैरे सगळे, पण प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशनला मध्ये म्हणजे एकदमच एकदम कमी गाइडेड आहे. लेट सपोज हायपर पॅरामीटर ट्युनिंग या फीचर सिलेक्शन अँड ऑल. सो तो प्रॉब्लेम आहे की प्रॅक्टिकली अँड ऑफ म्हणजे एक इन द सेन्स की ऑफिस मध्ये कसं काम चालतं त्याचं एकदमच आम्हाला हे नाहीये, नॉलेज नाहीये. ओके ओके, ठीक आहे. अजून काही? सर फीचर सिलेक्शन आणि आउटलायर्स हँडलिंग. अच्छा, आम्ही आजपर्यंत सर मोस्टली आउटलायर्स हँडलिंगचं आम्हाला इतकं माहितीच नाही, म्हणजे ते केलेच नाही त्याच्यावरती. आम्ही आयरिस वगैरे असे छोटे छोटे डेटा सेट आहे ना जे इनबिल्ड असतात त्यावरतीच काम केलेलं आहे. पण आउटलायर्स डिटेक्शन करण्याच्या आणि रिमूव्ह करण्याच्या टेक्निक्स तरी माहित असतील ना, ट्रान्सफॉर्म सर करण्यासाठी? ओनली डिटेक्शनच्या माहिती आहे, रिमूव्ह वगैरे कशी करायची त्यांचं नाही माहिती, त्यांचं नॉलेज नाही. येस सर, फक्त डिटेक्ट करायची माहिती आहे. डिटेक्ट करायचं. तर सपोज जर 100 व्हॅल्यूज आहेत अँड आउट ऑफ 100 अगर तुमच्या क्लासमध्ये हिंदी बोलणारे आहेत का? म्हणजे मी हिंदीमध्ये बोलतो तसं, हिंदी इंग्लिश? तर सगळे मराठी आहेत. सगळे मराठी, ठीक. क्योंकि हर क्लास में 3-4 लोग रहते हैं ना. नाही सर, सगळे मराठी आहेत. Okay, just consider 100, we are having 100 rows. So, and there are the 5-6 outliers. So, how can we handle that? Means just detect केले आहे, पण हँडल कसं करणार त्याला? म्हणजे ते पण एक इम्पॉर्टंट आहे ना, की जर 95 करेक्ट व्हॅल्यूज आहेत, बट आपल्याला 5 व्हॅल्यूजला रिमूव्ह करायचं आहे. कोणत्या कोणत्या टेक्निक्स आहेत हैंडल करने? फर्स्ट इज इम्पिडेशन टेक्निक. ओके, वो थोड़ा सा हम वहां पे नहीं जाएंगे, एग्जैक्टली टॉपिक पे हम डिस्कस नहीं करेंगे आज। मुझे थोड़ा सा बाद में लिस्ट बताओ कि एग्जैक्टली कहाँ पे फोकस करना है। तो ये जो पहले किसी ने बोला था ना कि आपका कंपनी में क्या चलता है, वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, कारण ते पण खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे की जस्ट तुम्ही प्रोजेक्ट केलात 100% पण सक्सेस आहात त्याच्यामध्ये, आणि अॅक्युरेसी इज नॉट इम्पॉर्टंट. कुणासाठी ही अॅक्युरेसी इम्पॉर्टंट नाहीये. तो तर तुम्हाला सगळ्यात फर्स्ट ऑफ ऑल काय पाहिजे की प्रोजेक्ट येतो कसा, आपल्याला आपल्यापर्यंत कसा पोहोचतो प्रोजेक्ट. ओके, याची काहीतरी बेसिक अंडरस्टँडिंग पाहिजे. असं नाही होत ना की तुम्ही ऍज अ डेटा सायंटिस्ट काम करायला उद्या जाऊन कंपनीमध्ये गेलात आणि तुम्हाला डायरेक्टच एक सीएससी फाईल दिली आहे आणि चला याला रन करत बसा. असं कुठंच नाही होत कधीच, म्हणजे ह्याचे चान्सेस फक्त लेस दॅन 1% असतील. तर तुम्हाला खूप साऱ्या गोष्टी असतात. आता डिफरंट कंपनीज आहेत. सम कंपनीज आर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आहेत आणि सर्व्हिस बेस्ड कंपनी आहेत. ओके, आपण तिथून स्टार्ट करू. प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. जर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आहे तर तुमच्या कंपनीत कशा असतात की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कोणत्या आहेत, जसं मायक्रोसॉफ्ट आहे, गुगल आहे, ह्याचे स्वतःचे प्रोडक्ट आहेत.
ओके, तो प्रोडक्ट काय आहेत? आता मायक्रोसॉफ्टचं प्रोडक्ट आहे की मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल आहे, पॉवर पॉइंट आहे, म्हणजे यांचे दोन सपोज, आणि हे आता टीम्स आहे, आणि गुगलचं आहे गुगल मीट आहे, जे आपण आता प्रेझेंटली युज करतोय. ओके, तर हे जे डिफरंट डिफरंट ऍप्लिकेशन, पुन्हा अजून जे काही फिनटेक कंपनीज असतात, म्हणजे हेल्थ केअर कंपनीज असतात, स्वतःचे खूप सारे प्रत्येकाच्या काही ना काही प्रोडक्ट असतात. पण असं, आणि काही कंपन्या असतात त्या सर्व्हिस बेस्ड, ज्यांनी फक्त सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतात, त्यांच्याकडे काही त्यांचं स्वतःचं प्रोडक्ट राहत नाही, की त्यांनी फक्त जे ऑलरेडी प्रोडक्ट्स आहेत त्याला सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतात. जसं की आता सपोज एसेंचर कंपनी आहे आणि ती देते सर्व्हिस देते एचडीएफसी बँकेला, किंवा एक सपोज बँक ऑफ आयर्लंडचा एक प्रोजेक्ट आहे, तिथला एक म्हणजे दुसरा आयर्लंडची बँक आहे, तिथलं एक तिथे सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतात. आता सर्व्हिस प्रोव्हाइड करताना त्यांच्या डिफरंट डिफरंट पर्पजेस असतात, की कुठं डेटा सायन्स कुठं काम येतो, किंवा कोण्या जागी पुन्हा डेटाबेसचं जास्त काम येतं, म्हणजे नॉट रिलेटेड टू द डेटा सायन्स, एक स्पेसिफिक त्यांचं डेझिग्नेशन पण तसे असतात. परत कुठलेही म्हणजे खूप साऱ्या कंपनीमध्ये किंवा फक्त टेस्टिंगच काम असतं, टेस्टिंगचाच प्रोजेक्ट भेटतो, की त्यांचं एक प्रोडक्ट आहे आणि त्याचं आपल्याला टेस्टिंग करायचं प्रॉपरली. मग त्याची टेस्टिंग चालणार 1 वर्ष 2 वर्ष किंवा कंटिन्युअसली टेस्टिंग. आता टेस्टिंग मध्ये पण खूप सारे टाईप असतात, तर तो टेस्टिंगचा पार्ट राहिला. मग तसंच काही काम आपल्याला डेटा सायंटिस्टला पण भेटतं. तर असे प्रोडक्ट बेस्ड, सर्व्हिस बेस्ड दोन्ही टाईपच्या कंपनीज तुम्हाला, आता जे तुम्ही युज करताय ते युज करा. म्हणजे आता तुम्हाला तुमच्या रिझ्यूमवर आय थिंक तुम्हाला रिझ्यूम पण भेटलेत सर्व आता. प्रोडक्ट बेस्ड युज करा, सर्व्हिस बेस्ड युज करा. सो नाउ जस्ट कन्सिडर द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में आपको तुम्हाला प्रोडक्ट कसे भेटतील, म्हणजे प्रोजेक्ट कसे भेटेल. आता फर्स्ट ऑफ ऑल असं तर राहत नाही की कुठला क्लायंट आहे, एक क्लायंट आहे, एक जस्ट कन्सिडर की आयसीआयसीआय बँक आहे. तर आयसीआयसीआय बँक तर कधी जाऊन असं डायरेक्टली, आता तुमची एक कंपनी आहे आणि डायरेक्टली जाऊन तुमच्या एकाच कंपनीकडे ते नाही येणार ना, की जस्ट तुमच्याकडे हे प्रोडक्ट आहे का सर्च करत किंवा गुगलवर सर्च करत बसणार नाही. सो ऐसे अगर जस्ट एक आयसीआयसीआय बँक कशी आहे, इट्स अ एक बँकिंग डोमेन की बँकिंग डोमेन आहे, म्हणजे बँक एक स्पेसिफिक ती बँक आहे की त्यांचे डिफरंट डिफरंट प्रोडक्ट्स आहेत, पण त्यांना प्रोडक्ट मध्ये कुठंतरी एक स्मॉल पार्ट पाहिजे असतो. जसं की एक सिंपल सांगतो की आता त्यांनी एक लोन अप्रुव्हलचे बनवत आहेत, पण लोन अप्रुव्हल किंवा तुम्हाला लोन पास करायचे ते डॉक्युमेंट्स पाहिजेत त्यांच्याकडे, की डॉक्युमेंट रीडर बनवायचे त्यांना. ज्यावेळेस आपण त्यावेळेस बँकमध्ये एक अकाउंट ओपन करतोय किंवा लोन साठी एक आपण काहीतरी अकाउंट देतो, तर लोन साठी तर तुम्ही खूप जणांनी एक लोनचा डेटा युज केला असेल. ओके, पण तसा डेटा डायरेक्टली तर कुठं भेटत नसतो, ते खूप कमी चान्सेस असतात. तर किंवा डेटा आहे त्यांना, की सपोज असं एक 5 केवायसी डॉक्युमेंट्स आहेत. ओके, सिंपल एक बेस्ट एग्जांपल ये है कि 5 केवायसी डॉक्युमेंट्स है, एंड 5 में से आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, और उसमें से हमें उनको डेटा फेच करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफाई करना है और वहां से डेटा को फेच करना है. अब क्लासिफाई कौन से बेसिस पे करेंगे, मीन्स आपने डीप लर्निंग थोड़ा पढ़ा होगा, मीन्स जिसने मीन्स आपको हुआ है लेक्चर, सो यू कैन easily do the image classification by using various algorithms. बहुत सारे algorithms है, CNN यूज करके, ResNet यूज करके, VGG networks में से you can use any of them. आप image classification के लिए यूज कर सकते हो, बट इमेज क्लासिफिकेशन के लिए मीन्स उतना ही पार्ट चाहिए. मीन्स रिक्वायरमेंट क्या है, इमेज क्लासिफाई करना है और डेटा को फेच करना है. मीन्स पैन कार्ड अगर डिटेक्ट हुआ है क्लासिफिकेशन से, तो पैन कार्ड को पैन कार्ड में से डेटा चाहिए. मीन्स वो तो उनका पूरा एप्लीकेशन बिल्ट है. मीन्स आईसीआईसीआई बैंक का वेबसाइट तो पहले से है, मीन्स ऐसा नहीं कि नया वेबसाइट कुछ बनाने जा रहे हैं. उनका तो ऑलरेडी सारा सारा सीन और सारे वेबसाइट्स है. जस्ट एक स्मॉल पार्ट है, वो उनको ऑटोमेट करना चाहते हैं, कि जो प्रोसेस हो रहा है कि इट्स वेरी इट विल टेक मोर टाइम. जस्ट अगर वो मैन्युअली टाइप करते बैठेंगे, मीन्स अगर एक कस्टमर ने अगर 5 डॉक्यूमेंट दिए हैं एंड उनमें से उसको डेटा फेच करना है, वो टाइप कितने करते बैठेंगे. मीन्स अगर लेट्स जस्ट कंसिडर कि 10,000 डॉक्यूमेंट्स थे, 10,000 डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको उनको उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है. ओके, तो डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, तो इट्स नॉट एन इजी कि वो 10,000 टाइम 1 मिनट भी अगर लिया, 10,000 पैन कार्ड में से डेटा को फेच करना है तो भी 10,000 मिनट्स लगेंगे. बट वो उतना एफोर्ड नहीं कर सकते. आज के केस में तो, आज रियल वर्ल्ड में तो पॉसिबल नहीं कि 10,000 डॉक्यूमेंट्स को 10,000 मिनट्स दे रहे, क्योंकि एवरीवन वांट्स ऑटोमेशन, क्योंकि ह्यूमन एफर्ट्स हमें कम करने हैं.
डेटा साइंस कभी भी आपको 100% एक्यूरेसी नहीं देता, वहां पे आपको कुछ ना कुछ तो एरर होना ही चाहिए, रहेगा ही। कहीं पे भी कौन सा भी एल्गोरिथम अप्लाई करो, कुछ भी अप्लाई करो, you will never get 100% accuracy and no one will expect 100% accuracy from your side. At least आपका 95 96 तक जा सकता है, बट 100% कोई भी श्योर नहीं होगा। 100% मीन्स कैसा है, कुछ भी डेटा पास करो आपको 100% रिजल्ट मिलना चाहिए, तो इट्स नॉट पॉसिबल इन रियल वर्ल्ड। कई बार आपके डेटा सेट, अभी आइरिस डेटा सेट है, डायबिटीज डेटा सेट है, उस पे आपको 100% मिल रहा होगा, बिकॉज वो डमी डेटा सेट है, वो क्रिएट किए हुए डेटा सेट है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा साइंस। तो ये अब जो इनका ICICI बैंक का ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफाई द इमेज एंड एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम दैट इमेज, दैट्स द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तब और एक दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि लोन के एप्लीकेशंस है एंड उसको वहां पे ऐसा एक जो मैन्युअली चेक कर रहे थे कि जो सिविल स्कोर है, देन बाकी के जो भी पैरामीटर्स रहते हैं ना, सिविल स्कोर, सैलरी, एज, एंड देयर आर द डिफरेंट पैरामीटर्स। मींस आपका इतने ही पैरामीटर्स नहीं रहते। जब भी आपको लोन अप्रूवल रहता है तो उसके लिए सिविल रिपोर्ट अगर किसी ने रीड किया है तो वहां पे एटलीस्ट 40-50 पैरामीटर्स रहते। मीन्स आपने लास्ट पेमेंट, लास्ट अकाउंट्स कितने हैं, आपके लास्ट की इंक्वायरीज कितने हुए हैं, okay, so all these things will be, means we will have to consider all that things. तो बट आपके ये सारा प्रोजेक्ट आपको डायरेक्टली कैसे मिलेगा, मीन्स आपको सपोज लोन का है या डॉक्यूमेंट में से डेटा को फेच करना है, ये आपके पास कैसे आएगा, तो कंपनी का प्रोसेस कैसे रहता है। मीन्स ऐसे यहाँ पे अभी इंडिया हो या आपका एक साउथ ईस्ट एशिया है या आपका एशिया का एक है, तो वहां पे ऐसे इवेंट्स रहते हैं, मीन्स हर महीने इवेंट्स रहते हैं। मीन्स जिसने भी अगर पहले कभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम किया है उनको थोड़ा सा पता होगा, क्योंकि आप में से भी कुछ वर्किंग है। तो इवेंट्स रहते हैं, इवेंट में क्या होता है कि वो जिस भी कंपनी में हमारी कंपनी क्या कर रही है कि जैसे कंपनी ए है, कंपनी बी है, और ऐसे ही कंपनी ऐसे 25 कंपनीज है, उसमें से अभी इवेंट किसका है, फिनटेक का इवेंट है कि फाइनेंशियल इवेंट वहां पे अरेंज किया है, वो कोई ना कोई तो इंडिया में से अरेंज करेगा या सिंगापुर में से करेगा या दुबई में से करेगा। ऐसे इवेंट्स हर महीने रहते हैं, तो वहां पे हमें रजिस्ट्रेशन करते हैं कि हमारी कंपनी जो रहती है वो रजिस्टर करेगी वहां पे कि एक्चुअल में वी आर हैविंग दिस प्रोडक्ट। मींस आपको वहां पे कुछ स्मॉल प्रेजेंटेशन उनको या यूट्यूब के जो भी आपकी कंपनीज के वीडियोस है, सो दे आवर कंपनी विल शेयर। अभी कंपनी में से कौन शेयर करेगा, जो भी आपके मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट रहता है, तो वो शेयर करेंगे कि दीज आर आवर प्रोडक्ट्स। मींस आपकी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, इट डजंट मीन कि वही प्रोडक्ट आपको बाहर बिकने हैं। मींस आपके पास जो प्रोडक्ट है, आपके पास जो एबिलिटी है, उसको यूज करना है टू डेवलप द अदर प्रोडक्ट्स आल्सो। ओके, तो ये प्रोडक्ट आपके पास है प्रोडक्ट, बट उसी तरह में जस्ट कंसिडर कि आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस का आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, और एक पैन कार्ड में से आपने पहले ही एक डॉक्यूमेंट डेटा को फेच किया है, करेक्ट। पैन कार्ड में से किया है, इट मींस यू आर एबल टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द इनवॉइस आल्सो, यू आर एबल टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द, अगर बैंक स्टेटमेंट में से अगर डेटा फेच कर सकते हो तो सिमिलर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट से भी आप डेटा फेच करने का आपके पास एबिलिटी है। मींस यू कैन फेच द डेटा फ्रॉम द प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ओके, जो भी उस टाइप के जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो उसमें से भी आप डेटा फेच कर सकते हो। मींस सिर्फ आपकी कंपनी को क्या दिखाना रहता है कि आपका एबिलिटी क्या है, ओके। तो वैसा एक सपोज जस्ट एक दुबई में एक इवेंट रखा हुआ है, तो आपकी कंपनी के एक प्रेजेंट जो भी एक डेवलपर रहता है, हर एक जब भी आपका प्रेजेंटेशन होता है कि यहाँ पे एक डेवलपर रहता है, एंड जो भी मार्केटिंग, क्योंकि वी आर एज ए डेवलपर, हर डेवलपर कोई प्रेजेंटेशन में मास्टर नहीं रहता, या बोलने के स्किल्स जो भी रहते हैं, मींस किसी को कन्विंस करना है, मींस वी कैन कन्विंस टेक्निकली, बट दूसरे भी थिंग्स मैटर करते हैं। सो दैट्स व्हाई मार्केटिंग और सेल्स वाले जो भी रहते हैं, सो वो एक्चुअल में प्रेजेंटेशंस देते हैं आपकी कंपनी का। मींस अब वहां पे एक इवेंट है, इवेंट में ऐसे 25 कंपनीज ने रजिस्टर किया है, सेम टाइप के कंपनीज है, एंड कुछ वैसे क्लाइंट आते हैं, जैसे एक ICICI बैंक है, उनको वहां पे 2 प्रोडक्ट सर्च करने हैं। एक प्रोडक्ट है उनका, मींस एक जगह पे उनको उसमें से डेटा को फेच करना है, मींस डॉक्यूमेंट में से डेटा को फेच करना है। दूसरा है लोन अप्रूवल्स को जस्ट फाइनलाइज करना है, कि मींस आपको लोन अप्रूवल का स्टेटस डिफाइन करना है कि अप्रूव्ड है या डिक्लाइंड है, सिंपल।
या क्रेडिट रिस्क मॉडल बनाना है कि हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क, उतना उनको इतना ही रिजल्ट चाहिए, बट वो ऑटोमेशन चाहते हैं उस थिंग्स में। और ICICI बैंक की तरह ही बहुत सारी कंपनी जिसको जहां पे भी रिक्वायरमेंट है वो वहां पे अटेंड करते हैं। अब ICICI बैंक क्या करेगा कि वहां पे 25 में से जिसको जो भी रिलेवेंट, अभी जिसका भी प्रेजेंटेशन रिलेवेंट लगता है, अभी ICICI बैंक में ऐसा कोई ICICI बैंक के 10 लोग नहीं जाएंगे वहां पे, कोई ना कोई ब्रांच का और जो टेक्निकल टीम रहता है उसमें से मार्केटिंग का एक आध दो सेल्स पर्सन जाते हैं। तो इससे ICICI बैंक पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, जैसे जस्ट क्योंकि अभी ICICI बैंक तो वो तो खुद बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत बड़ी बैंक है, उनमें से जस्ट उनको प्रोडक्ट में कुछ इनहांस करना है उनके प्रोडक्ट को। कोई भी कंपनी तो ऐसा नहीं चाहती ना कि जस्ट इतना प्रोडक्ट है हमारे, एक इतना सा प्रोडक्ट है एंड इस पे रहेंगे। हर दिन आप देखते होंगे कि हर ऐप जो भी बैंक है, जो पहले हो रहे थे सो ऑटोमेशन बहुत ज्यादा हो गए बैंक में। जैसे कि पहले आपको अकाउंट ओपन करने के लिए 4 दिन लग रहे थे, सो नाउ दे आर एबल टू ओपन योर अकाउंट विद इन जस्ट 15 to 20 मिनट्स। अगर किसी ने वीडियो केवाईसी भी देखा होगा तो वीडियो केवाईसी से भी आप अकाउंट में, आप जब सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको कोई ऐसा बैंक में सैलरी अकाउंट भी ओपन करने के लिए बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यू कैन इजीली ओपन योर अकाउंट फ्रॉम योर होम ऑल्सो, ओके, क्योंकि वहां पे जस्ट आपको कुछ डॉक्यूमेंट, उसका भी थोड़ा सा मैं प्रोसेस बता दो। बट हम कहाँ पे थे कि ये ऐसे ऐसे बैंक जस्ट 25 में से 10 कंपनीज के प्रेजेंटेशन उनको परफेक्ट लगे, ओके, बट 10 प्रेजेंटेशन में फिर वहां पे क्या रहता है कि ऐसे टेबल्स दिए रहते हैं कि वहां पे जाओ आप फिर इन डेप्थ प्रेजेंटेशन देखो उनका कि एक्चुअल में प्रीवियस प्रोजेक्ट आपने क्या किया है, आपके एक्चुअल में क्लाइंट्स कौन से है, ओके, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके कंपनी के क्लाइंट कौन से है। नहीं तो जस्ट आपका कंपनी स्टार्टअप है तो आपके ऊपर बिलीव थोड़ा सा कम करती है, और स्टार्टअप भी है and if you are working in that field from the last 3 years and there is no client for your company, it means no one will trust you, okay। कई बार आपका ब्रांड भी मैटर करता है कि एक कंपनी है, एक सपोज ICICI बैंक है एंड ऑलरेडी दे आर वर्किंग विद द एक्सिस बैंक, तो वहां पे थोड़ा सा उनके ऊपर ट्रस्ट रहता है कि यस दे आर वर्किंग विद द एक्सिस बैंक, इट मींस आई थिंक दे थिंक लाइक दैट कि दे आर गुड इन दैट वन, ओके। मींस वो जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उनका, मींस आपको वहां पे बताना पड़ता है हर टाइम। आप कौन सी भी वेबसाइट पे जाके देखो, कौन से भी प्रोडक्ट, मींस अगर एक जस्ट सिंपल एक स्मॉल स्केल कंपनी की वेबसाइट पे भी जाके देखो, आपको एक नीचे और क्लाइंट्स मिलते हैं, ओके। सो जैसे सपोज एक ML फ्लो एक लाइब्रेरी है, अभी ML फ्लो अभी डिजाइन किया हुआ था, अभी ML फ्लो में भी इतनी यहाँ पे इंटीग्रेशन इन्होंने किसके साथ किया है, ये देखो कि टेंसर फ्लो है, पाइटेसरैक्ट, पाइटॉर्च, केरास, मींस ये सब के साथ इनका इंटीग्रेशन हो चुका है, मींस गूगल क्लाउड, डेटाब्रिक्स, एज़्योर मशीन लर्निंग, तो इन सब के साथ उन्होंने इंटीग्रेशन किया है। मींस अब इनके ऊपर डायरेक्टली कोई भी ट्रस्ट कर लेगा ML फ्लो पे। तो ऐसे ML फ्लो इज वन ऑर्गेनाइजेशन, बट वो एक लाइब्रेरी भी है, हम डेटा साइंस में यूज कर सकते हैं उसका भी, ओके। तो वैसे ही हर एक कंपनी के साथ आप वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि नीचे क्लाइंट्स रहते हैं, तो उनका थोड़ा सा इम्पैक्ट रहता है, और आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो एबिलिटी है, तो आप ICICI बैंक क्या करेगी, वहां पे जाके 5 कंपनी को सेलेक्ट कर लेगी, ओके। मींस 10 में से 5 कंपनी को उन्होंने फाइनलाइज किया है, आपका उसी में भी आपकी भी कंपनी का नाम है। हर इवेंट में ऐसा नहीं कि एक ही आपको क्लाइंट मिल सकता है, आपको 4 क्लाइंट अप्रोच कर सकते हैं। मींस वहां पे वो प्रोसेस इवेंट होने के बाद तो ICICI बैंक आपके मार्केटिंग के टीम के साथ इंटरेक्ट होके जस्ट वो आपका प्रॉब्लम, उनका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो शेयर कर लेंगे, देन वैसे आपको देन जो भी इंटरेक्शन होगा, देन आपका टेक्निकल टीम जो भी रहता है, देन उसके पास अगर वो POC साइन करते हैं, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, POC का टाइम मींस ICICI बैंक क्या कर रही है यहाँ पे, एक कंपनी पे तो डिपेंड नहीं है, मींस आपकी कंपनी पे डिपेंड नहीं है। ICICI बैंक इज डिपेंडेंट ऑन द 5 डिफरेंट कंपनीज, मींस एट अ टाइम ऑफ 5-6 कंपनीज पे डिपेंड रहते हैं। ऐसा कोई नंबर नहीं है 5, बट एक जस्ट इन जनरल बता रहा हूँ कैसे मल्टीपल कंपनीज के साथ एट ए टाइम ऑफ POC करते हैं कि POC इज अ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, मींस ये हर प्रोजेक्ट के पहले 3-4 महीने POC रहते हैं, POC में रहते हैं, मींस आपका वो क्लाइंट नहीं रहता और यू कांट यूज देयर नेम। आप ICICI बैंक का अगर आपके साथ अगर
उनके डेटा पे भी काम कर रहे हो, बट स्टिल यू कांट यूज देयर नेम। पीओसी के बाद जब आपका क्लाइंट में कन्वर्ट होता है तभी हम उसका यूज कर सकते हैं उनकी कंपनीज का। अब ये जो प्रोसेस है अब कहाँ तक पहुंचे हम कि जस्ट आपकी बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक ने आपके टीम के साथ अप्रोच किया है, एंड अप्रोच करके सपोज अभी दो में से दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थे, दो में से आप दो भी फॉलो में आपकी कंपनी दोनों भी यूज करेगी, मीन्स डेटा इन मीन्स डॉक्यूमेंट्स में से डेटा भी एक्सट्रैक्ट करती है, और ये जो मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज करके या डीप लर्निंग मॉडल्स यूज करके आपको वहां पे सिर्फ सिंपल डेटा था, वहां पे सिर्फ लोन अप्रूवल्स, आपको लोन अप्रूवल स्टेटस को डिफाइन करना है और क्रेडिट रिस्क एनालिसिस करना है। ओके, सिंपल ये दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपके ऊपर। अभी ये जो अभी ऐसे बैंक तो डायरेक्टली ऐसा सीएसयू मीन्स वो इंटरेक्ट होगा, मीन्स आपकी टीम में आपके मैनेजर के साथ पहले डिस्कशन होता है मार्केटिंग हेड का, देन उसके बाद आपका मैनेजर आएगा, मैनेजर के साथ टीम लीड का डिस्कशन होता है, टीम लीड और हमारी टीम जो भी रहती है। एंड इन एवरी कंपनी डेटा साइंस का टीम सिर्फ और सिर्फ 15 लोगों का, मैक्सिमम 15 लोगों का रहता है। कहीं भी ऐसे 100 लोगों का टीम या 200 लोगों का टीम नहीं रहता। आपको अगर पूछा गया है टीम साइज कितना है, जस्ट यूज द नंबर बिटवीन द 7 to 15, डू नॉट यूज 30, 40, 50। ओके, और 15 में भी डेटा साइंटिस्ट डेजिग्नेशन सिर्फ 5-6 लोगों का रहता है। उसमें भी अलग अलग डेजिग्नेशन दिए रहते हैं कि डेटा इंजीनियर्स रहते हैं, पाइथन डेवलपर्स रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेटा इंजीनियर्स से में आएंगे, डेटा इंजीनियर के बाद डेटा साइंटिस्ट का काम आता है, या मशीन लर्निंग इंजीनियर, मशीन लर्निंग डेवलपर्स, ये जो डेजिग्नेशन है उनका काम आएगा। देन टू राइट द एपीआईज पाइथन डेवलपर्स रहेंगे, एंड टू डिप्लॉय द मॉडल्स डेवऑप्स इंजीनियर रहेंगे या एमएल ऑप्स इंजीनियर रहेंगे। मींस आपको ऐसे डिफरेंट डेजिग्नेशन रहते हैं। उसके बाद अगर आपको यूआई बनाना है तो यूआई डिजाइनर भी रहता है, यूआई उसको इंटीग्रेट करना है तो यूआई डेवलपर्स भी रहते हैं। मींस बहुत सारे डिफरेंट डेजिग्नेशन रहते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं रहता कि 15 लोगों का टीम है, 15 के 15 डेटा साइंटिस्ट है। डिफरेंट रोल के लिए हायर किया रहता है, एंड योर डेजिग्नेशन विल डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस आल्सो। मींस अगर फ्रेशर है तो नो वन विल गिव यू डेटा साइंटिस्ट डेजिग्नेशन। ओके, तो आपकी टीम के साथ डिस्कशन हुआ मींस उसका मैनेजर का, एंड आपने डिसाइड किया है कि वी विल गो विद दिस। ओके, मींस ये प्रोडक्ट के साथ हम जाएंगे। तब आपका मींस जस्ट एक अप्रूवल दिया है आपने भी, और देन उसके बाद एक टर्म याद रखो कि हर टाइम एक एनडीए एग्रीमेंट रहता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, आपको साइन करना पड़ता है। मींस आवर कंपनी विल साइन दैट एग्रीमेंट विद द आईसीआईसीआई बैंक। मींस नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, इट मींस आप डेटा का अगर लीक हो रहा है, मींस डेटा मींस इफ डेटा उन्होंने जो भी डेटा है मींस एक सिंगल रो भी लीक हुआ है, मींस एक सिंगल पर्सन का नाम भी लीक हुआ है, तो आपकी डायरेक्टली कंपनी पे एक्शन होता है। ओके, मींस किसी को भी ऐसा अथॉरिटी नहीं रहता कि वो बाहर डेटा मींस लीक कर सके। मींस सपोज जस्ट एक आपने वहां पे उन्होंने डेटा दिया है कि पैन कार्ड में से डेटा को फेच करना है, उनका पैन पर्सन नेम फेच करना है या पैन कार्ड नंबर फेच करना है, एंड इफ यू आर यूजिंग दैट पैन कार्ड फॉर द डिफरेंट पर्पसेस, ओके, मींस उस प्रोजेक्ट को छोड़ के आप दूसरे पर्पस के लिए अगर यूज कर रहे हो, या आपके लोकल पीसी में से आप उसको पेन ड्राइव में लेके कहीं पे दूसरी जगह पे यूज कर रहे हो, एंड वो कहीं से भी अगर उनके समझ में आ गया डेटा वो आप बाहर यूज कर रहे हैं, तो आपके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन होता है। मींस आपको डायरेक्टली कंपनी फायर कर देती है। मींस कई 1% भी नहीं सोचते। मींस ये हमारे साथ हुआ है, मींस हमने वैसे लोग देखे टीम में कि जिसको डायरेक्टली फायर कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने वहां पे तो इतना स्ट्रिक्ट था कि मींस एक कंपनी के साथ कि डेटा लोकली भी हम डाउनलोड नहीं कर सकते, इतना स्ट्रिक्ट था। जस्ट वी हैव टू वर्क ऑन द वर्चुअल मशीन्स। तो अगर उस केस में अगर हम कुछ भी रीजंस देके अगर हमने लोकली अगर डेटा डाउनलोड किया तो आपके ऊपर एक्शन होगा। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है मींस कंपनी के साथ वो भी डायरेक्टली ब्रेक हो जाता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एनडीए एग्रीमेंट। ये और ये आपको भी साइन करना पड़ता है। मींस जब आप कंपनी में जाओगे तो एवरी एम्प्लॉइज विल हैव टू साइन दैट एग्रीमेंट। मींस एक कंपनी टू कंपनी एक रहता है और एम्प्लॉय टू कंपनी एक रहता है। कहीं पे भी जाके आप मींस आपको जितने भी डेटा सेट्स मिलते हैं कैगल्स पे, ऑल आर द डमी डेटा सेट्स। कौन सा भी डेटा सेट एक्चुअल कंपनी का डेटा सेट नहीं रहता और कभी भी नहीं मिलेगा। मींस आप उतना सर्च करने का ट्राई भी मत करो। मींस एक तो मिल रहे होंगे बट वो किसी एक्चुअल कंपनी में यूज नहीं किया होगा और एक्चुअल किसी वहां उस डेटा पे प्रोजेक्ट नहीं हुआ होगा। तो वैसे डेटा सेट आपको कुछ रिसोर्सेज के थ्रू मिल सकते हैं। जैसा अभी लोन के डेटा सेट बहुत सारे मिलते हैं हमें, मींस कैगल पे बहुत सारे डेटा सेट्स है
बट वैसे बनाए हुए डेटा सेट्स होते हैं। मीन्स एक्चुअल कहीं पे भी जाके आपको उसका आईडीज वगैरह ऐसे नहीं मिलेंगे। मीन्स ऐसा शेयर कोई भी नहीं कर सकता। अगर कैगल ने भी वैसा अगर अलाउ किया उस टाइप के डेटा सेट को, तो कैगल भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए हर कोई मीन्स अभी कैगल इज अ वेरी बिग कंपनी, तो वो भी उतना केयर कर लेते हैं। मीन्स ऐसा डेटा सेट है, मीन्स कोई भी आप भी अपलोड नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो वो भी वेरीफाई कर ही लेते हैं हर डेटा को। मीन्स उसमें कुछ डेटा लीक का कोई इशू है या नहीं। एंड तो इसलिए कभी भी आप भी केयर मीन्स इसलिए आपको इंटरव्यू में भी ऐसा कोई भी नहीं पूछेगा कि जस्ट अगर आपने कंपनी के लैपटॉप से भी अगर इंटरव्यूज दे रहे हो, तो भी आपको कोई ऐसे गलती भी से भी नहीं बोल सकता कि जस्ट शो योर प्रोजेक्ट और जस्ट शो योर डेटा। ओके, उनको भी वो पता रहता है कि नो वन विल शेयर दैट वन। और इतना आप अगर कई ऐसे चेक करने के लिए बोलते हैं कि कैन यू शेयर योर कोड। ओके, जो आपने कंपनी में अगर आपको पूछा गया है कि कंपनी के लैपटॉप में से आप ज्वाइन किया है एंड शेयर कोड शेयर कर रहे हो, तो आपको वो मिस वो हायर तो करेंगे नहीं मिस डायरेक्टली। मिस ऐसे केस में क्या होता है कि हायर करने का कोई चांस है। अगर आप प्रीवियस कंपनी का अगर कोड शेयर कर रहे हो, इट मीन्स यू आर नॉट, क्या बोलते हैं उसको, तो आप उस कंपनी के साथ लॉयल नहीं हो। ओके, मीन्स आप और कंपनी का कोई भी कंपनी हो, तो आप उस कंपनी का कभी भी आपको मीन्स यू विल हैव टू ऑलवेज टेल द गुड थिंग्स कि कभी भी आप ये कंपनी ऐसा था, वो कंपनी ऐसा था, मुझे मिस लाइफ में मिस नॉट फॉर दिस जॉब ओनली, मीन्स कोई भी कंपनी हो, आप कोई भी कंपनी का बुराई नहीं कर सकते। मीन्स आप जहाँ पे आप काम कर रहे हो तो काम बहुत अच्छा ही था। मीन्स आपने अगर काम नहीं भी किया है तो भी आपको उतना ही वही बोलना पड़ता है कि एंड अगर रीजंस आप छोड़ रहे कि मीन्स इफ यू आर लिविंग योर कंपनी विद इन द 6 मंथ 1 ईयर, तो आपको ऑब्वियसली वो क्वेश्चन रहेगा कि व्हाई यू आर लिविंग योर कंपनी विद इन जस्ट 6 मंथ। बट उसके डिफरेंट रीजंस होने चाहिए कि आपका रिलोकेशन का इशू होना चाहिए या दूसरे कुछ रीजंस दे सकते हो। बट आप यू कांट से दैट we don't have projects, we are not working here, we are on, okay, so ऐसे जो unnecessary reasons है वैसे नहीं देना है। मीन्स वैसे अवॉइड कर सकते हो। मीन्स अगर आप 3 साल एक्सपीरियंस पे हो तब जाके आप बोल सकते हो कि आई एम ऑन बेंच। बट अगर 6 मंथ अगर एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, 1 मंथ एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, so in that case you can't say that I am on bench। okay, तो वो भी थोड़ा सा आप केयर कर लो। ओके, नाउ आपके पास इस स्टेज पे हमारी टीम ने डिस्कस किया हुआ है कि प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं, बट अभी प्रोजेक्ट का डेटा कैसे मिलेगा। इंपॉर्टेंट है ना कि आपको डेटा कौन से फॉर्म में मिलेगा। सो आपको डेटा मीन्स आपको लग रहा होगा कि वी विल ऑलवेज गेट द डेटा इन द सीएसवी फाइल। सीएसवी फाइल में तो होना चाहिए डेटा, बट आपको सीएसवी फाइल में क्यों देंगे? क्योंकि सीएसवी फाइल का साइज भी हो सकता है कि 100 MB का साइज है और उनका रॉ डेटा हो सकता है। ओके, मीन्स आप वो आईसीआईसीआई बैंक है या कोई भी क्लाइंट है, वहां पे उनका तो रॉ डेटा रहेगा। उन्होंने तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए तो डेटा बना के नहीं रखा होगा। मीन्स हो सकता है उनके सर्वर पे डेटा है, दे विल गिव द एक्सेस। मीन्स वहां पे रॉ डेटा कहाँ कहाँ पे हो सकता है कि क्लाइंट के सर्वर पे रहता है डेटा। देन दूसरा हो सकता है कि अगर आपकी खुद की कंपनी के अगर प्रोडक्ट है तो आपकी कंपनी का जो भी डेटाबेस है, सो डेटाबेस में आपका डेटा हो सकता है। मीन्स अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है एंड इफ यू वांट टू इनहांस योर प्रोडक्ट ओनली, ओके, तो उस केस में आपको जो प्रीवियस जो भी डेटा है वी विल हैव टू यूज दैट वन। अभी क्लाइंट के सर्वर पे है, क्लाइंट के सर्वर पे भी हो सकता है या डेटाबेस पे भी हो सकता है। ओके, कहीं पे भी उनके हो सकता है। दूसरा सिंपल फॉर्मेट रहता है हमारा CSV फाइल फॉर दिस एक्सेल फाइल, बट ये कोई प्रेफर नहीं करता स्टार्ट में। एंड देन आपका डेटाबेस में, अभी डेटाबेस में भी कौन से डेटाबेस में डेटा हो सकता है। एक तो 2 ही टाइप है, एक तो इस SQL डेटाबेस में रहेगा, SQL और नो SQL डेटाबेस। ओके, तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप SQL नो SQL या MongoDB को आप इग्नोर कभी भी नहीं कर सकते। आपके 50% इंटरेस्ट में SQL और MongoDB पूछा जाएगा। MongoDB इतना नहीं पूछा जाएगा, बट 100% SQL के बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। मींस आपको इतना हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, बट 100% आपको बेसिक परफेक्ट ही होना चाहिए। अगर किसी ने ट्राई नहीं किया होगा तो ट्राई करो जो भी आपको क्लास में लिया है, क्योंकि बहुत लोगों का क्या होता है कि डेटा साइंस में एक्सपर्ट बन जाते हैं,
बट आपको बेसिक थिंग्स ही पता नहीं रहती कि उसमें डेटा अगर डेटाबेस से अगर आ रहा है तो उसको कैसे यूज करें। ओके, जस्ट कंसिडर या डेटाबेस नो सीक्वल में तो आपको जेसॉन फॉर्मेट में भी हो सकता है, या आपको कई बार डायरेक्टली जेसॉन फॉर्मेट में आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक, और जेसॉन फाइल है, ठीक, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस रहते हैं। एंड तब लास्ट में आपको किस में कन्वर्ट करना है, एक डेटा फ्रेम में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक, तो इतने फर्स्ट ऑफ ऑल अगर क्लाइंट के सर्वर में, एंड कई लोग बोलते हैं कि वेब स्क्रैपिंग से फेच कर रहे हैं, तो वेब स्क्रैपिंग बहुत कम यूज किया जाता है, सो आप ही अवॉइड करो वेब स्क्रैपिंग, ये वेब स्क्रैपिंग से डेटा फेच कर रहे हैं। सो जस्ट यूज वन ऑफ दिस वन। मींस आपको अगर डिफिकल्ट लग रहा है कि क्लाइंट सर्वर डेटाबेस अगर आपने किसी ने प्रिपेयर ही नहीं किया है, कि डेटाबेस में से डेटाबेस के बेसिक क्वेरीज अगर प्रिपेयर नहीं किया है, तो देन डायरेक्टली यूज दिस एक्सेल फाइल, बट इससे आपका इम्पैक्ट बहुत खराब हो जाएगा। मीन्स उनको डायरेक्टली क्लियरली डाउट आ सकता है, मीन्स जो भी क्लाइंट है आपका, क्लाइंट नहीं आपका जो भी इंटरव्यूअर्स है, कि उनको डायरेक्टली सीएसवी में डेटा कैसे मिल गया। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट सर्वर है, अभी क्लाइंट सर्वर है और उनके सर्वर पे कुछ डेटाबेस है, कंपनी है, मींस क्लाइंट इज, इट मींस दिस इज योर वन आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक तो आपके साथ होल डेटा सेट शेयर नहीं करेगी, मींस होल डेटा बेस का एक्सेस शेयर नहीं करेंगे, तो पर्टिकुलरली आपकी टीम को एक्सेस मिल रहा है। ओके, एंड उसमें भी वो भी एक्सेस कब दे रहे हैं, जब हमने ये एग्रीमेंट साइन किया है तब हमें एक्सेस दे रहे हैं। ओके, क्लाइंट के सर्वर में से वहां पे कुछ फोल्डर्स रहेंगे, उस फोल्डर में से आपको कुछ डेटा को फेच करना है। ओके, सो अब उस पर मीन्स वहां पे हो सकते हैं कि उनके 100 डेटाबेस है, उसमें से आपको एक जहां पे लोन का डेटा है वहां से आपको डेटा को फेच करना है, या इमेजेस हो या पीडीएफ हो, वहां से आपको फेच करना है। यू कैन इजिली फेच दैट अगर उन्होंने वैसा एक्सेस दिया तो। अभी सेकंड थिंग से कंपनी का डेटाबेस, आपकी कंपनी का डेटाबेस ये सबसे इजी रहता है, मींस आपकी कंपनी में से ही डायरेक्टली कोई भी हेल्प कर देगा, मींस ही विल डायरेक्टली प्रोवाइड यू रिक्वायर्ड डेटा। और आपकी टीम में से, अभी कंपनी में कैसा रहता है कि आपकी कंपनी में तो आपका एक टीम नहीं रहेगा, सो डिफरेंट डिफरेंट टीम्स रहेंगे, एंड हर टाइम आपको इंटरेक्ट भी करना पड़ सकता है उन टीम के साथ। ओके, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखो कि मीन्स ये आपका ही टीम नहीं रहेगा, मीन्स आपके फ्लोर पे भी डिफरेंट डिफरेंट टीम्स रहते हैं अलग अलग। एक प्रोजेक्ट में भी मीन्स एक अगर अभी सपोज एक बैंक का प्रोजेक्ट है, बैंक ऑफ सपोज बार्कलेज है। ओके, सो बार्कलेज के भी आप डिफरेंट देखेंगे कि हर टाइम बहुत सारे क्लाइंट्स है, मींस एक्सेंचर भी क्लाइंट है, कॉग्निजेंट भी क्लाइंट है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट उनके क्लाइंट भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही वो डेटा भी शेयर करते वक्त वो जितना रिक्वायर्ड डेटा है उतना ही शेयर करते हैं हर एक के साथ। मींस ऐसा बार्कलेज का ऐसा नहीं, एक्सेंचर के साथ जो डेटा शेयर किया है वही डेटा कॉग्निजेंट के साथ शेयर करेंगे, मींस उनका डिफरेंट पर्पस हो सकता है, मींस कुछ भी हो सकता है, जहां पे जितना रिक्वायर्ड है उतना ही डेटा आपको शेयर करेंगे। एंड डेटाबेस में हम डेटा इजीली फेच कर सकते हैं, सीएसवी एक्सेल यू आर गुड इन दैट वन। एंड ये जो है अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में देखो कि सीक्वल और नो सीक्वल कहाँ पे यूज हो सकता है। अब सीक्वल में अगर डेटाबेस है, मीन्स आपके क्या होगा कि कंपनी का डेटाबेस तो रॉ डेटाबेस बनता है, अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग टेबल्स है। ओके, जस्ट कंसिडर वहां पे 4 टेबल्स का डेटा आपने 4 टेबल्स दिए हैं। ओके, तो 4 टेबल्स में टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेम्स रहेंगे। एंड 4 टेबल्स में से आपको उसमें बहुत सारा अननेसेसरी डेटा रहेगा। अभी डेटाबेस इतना क्यों इंपॉर्टेंट है कि अब डेटाबेस पे तो आपको तो इजी लग रहा होगा कि why we are not using that 4 different means, why we are not reading that 4 database and then we can merge it by using the pandas command। कि pandas में तो बहुत इजी है कि pd.concat कर लो, आपको तो डायरेक्टली कब तक कर सकते हैं, मींस डेटा बहुत स्मॉल है तब उस केस में कर सकते हैं। बट अगर आप कंसिडर करो कि डेटा अगर आपका मिलियन में है, 2 मिलियन डेटा है, 20 लाख रोज है और 40 कॉलम्स है, 20 लाख, और फाइनल डेटा आपका ऐसा क्रिएट हो रहा है कि 20 लाख रोज एंड 40 कॉलम्स 40, तो उसमें आप उस डेटा को 40 फीचर्स को फाइंड आउट करने के लिए आपने वहां पे हो सकता है कि 5 टेबल्स में 200 फीचर्स एंड रिक्वायर्ड फीचर्स आर ओनली 40। कई बहुत सारे अननेसेसरी फीचर्स रहते हैं कि जैसा कि पर्सन नेम है, उसका कुछ यूज ही नहीं है पर्सन नेम का।
कि उसका लोकेशन है, लोकेशन का यूज नहीं है, पिन कोड दिया है, पिन कोड का कुछ यूज नहीं है, हो सकता है ना ऐसा एड्रेस है उसका, पिन कोड दिया है उसका यूज नहीं है। तो ये कॉलम्स हम रीड क्यों करें, मीन्स इसका जरूरत ही नहीं है, तो व्हाई वी आर रीडिंग दैट वन। मीन्स रीड करते वक्त आपका मेमोरी जाता है, मेमोरी लोकल पीसी पे आपको समझ में नहीं आता कि मेमोरी जा रहा है, सो क्योंकि हम यहाँ पे पे नहीं करते। जब हम कहीं पे भी वी आर वर्किंग ऑन द वर्चुअल मशीन्स और जीसीपी, एडब्ल्यूएस, एजवर, इन पे जब हम वर्क करेंगे तब आपको ये केयर करने पड़ेंगे कि बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है इन सब सारी चीजों को, कि जितना आप डेटा, जितना यूसेज ज्यादा होगा आपका, उतने आपके प्राइसिंग बढ़ता है। मीन्स आप अगर एडब्ल्यूएस का भी एक वर्चुअल मशीन अगर यूज कर रहे हो तो उसका प्राइसिंग कंपनी को महीने में एक एक वर्ग भी हमका 10 लाख 15 लाख तक जाता है। जितना आप जितना यूज करोगे उतना प्राइस बढ़ता है। तो वैसे इसलिए एक एक एम्प्लॉयज पे तो इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जब इम्पोर्टेंट है तब करते हैं, बट ये हम अवॉइड कर सकते हैं सारी चीजें। जस्ट एक सिंपल एग्जांपल है कि 4 टेबल्स है, 4 टेबल्स में से यहाँ पे टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4। ठीक है, तो एंड आपका फाइनल डेटा सेट क्या बन रहा है कि जस्ट 2 2 मिलियन सैंपल, 2 मिलियन रोज प्लस 40 कॉलम। तो ये आपका फाइनल डेटा सेट बन रहा है। बट ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे रोज सेम ही है, मीन्स हर जगह पे रोज सेम है। आपको एक पर्टिकुलर एक कॉलम तो ऐसा रहेगा, हर टेबल में एक आईडी कॉलम जैसा रहेगा जो चारों टेबल्स में प्रेजेंट है। नहीं तो आप डेटा को मर्ज नहीं कर सकते, मीन्स बाय यूजिंग द सीक्वल क्वेरी और बाय यूजिंग द पांडास डेटा फ्रेम। मीन्स अगर उनमें दो, अगर पांडास डॉट ज्वाइन अगर आपने ठीक तरह से पढ़ा होगा तो हम वैसे ज्वाइंस नहीं कर सकते। मीन्स अगर एक पर्टिकुलर आईडी, एक पर्टिकुलर कॉलम नहीं है तो आपके डेटा में, मीन्स कॉमन कॉलम नहीं है, तो ये 400 मीन्स जस्ट यहाँ पे फीचर्स लेंगे। सपोज यहाँ पे है 50 फीचर्स, यहाँ पे भी है 50 फीचर्स, एंड हियर वी आर हैविंग 40 फीचर्स दिए हुए, एंड इस डेटा में 60 है मीन्स इस टेबल में। अब हर टेबल में अननेसेसरी बहुत सारी, अभी जैसे कि मैंने एग्जांपल बताई, एक आप एग्जांपल ऐसे यूज कर सकते हो कि नेम है, देन नेम, पिन कोड, पैन कार्ड नंबर दिया हुआ है, आधार कार्ड नंबर दिया हुआ है, सो विच इज अननेसेसरी डेटा। मीन्स उससे आप तो इंफॉर्मेशन, कोई आपको नंबर से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, सो उस केस में हम उसको ड्रॉप करना है। मीन्स आप वो कब करेंगे, फर्स्ट टाइम आप रीड कर सकते हो, मीन्स जब आप प्रोजेक्ट का पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको ड्रॉप करना है, उस टाइम पे प्रॉपर क्वेरी लिखना है। बट इन द फर्स्ट टाइम जब आपके पास डेटा मिला है उस टाइम तो चेक करो कि कौन से 50 कॉलम्स हैं, उसमें से कितना डेटा रिलेवेंट है आपके पास। अब रिलेवेंट डेटा कौन डिसाइड करेगा, कि आपको डिसाइड करना पड़ता है, आपके टीम लीड के साथ बैठ के डिसाइड करना पड़ता है आप। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सम टर्म्स फ्रॉम दैट वन, ओके, 40 मींस 200 टर्म्स है, एंड यू आर नॉट इन दैट, यू आर नॉट फेमिलियर विद दैट टर्म्स, तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी कंपनी में पहले से काम करना है, कर रहे हैं, मींस उस पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर डोमेन्स में, सो जस्ट वी हैव टू टेक द एडवाइस फ्रॉम देम। और जो भी आप उनको डोमेन एक्सपर्ट बोल सकते हो, बट डोमेन एक्सपर्ट ऐसा कोई डेजिग्नेशन नहीं होता। सो वैसे डोमेन एक्सपर्ट इट मींस they are working on that particular domain from last 4-5 years. Okay, that's the domain expert definition of the domain expertise. और उनका काम अलग रहता है, so हो सकता है कि दूसरे प्रोजेक्ट पे दूसरा काम कर रहे हैं, बट दे विल ऑलवेज हेल्प यू रिगार्डिंग दिस वन। ओके, ऐसा कंपनी में कोई भी नहीं, क्योंकि हर एक कंपनी को तो आगे ही बढ़ना है, तो और उनका भी टाइम जो भी आप लोगे तो वो भी वहां पे आप उनके जो भी टाइम शीट रहता है उन वहां पे भी ऐड होता है। ऐसा नहीं कि 2 दिन आपके लिए दे रहे तो उनका काम छोड़ के दे रहे। ओके, तो उनका भी टाइम एक्सटेंड करके सारी चीजें एडजस्ट करके ही आपको कोई भी हेल्प करेगा। तो ये देखो टेबल 1 में से जस्ट आपको यहाँ पे है इम्पोर्टेंट 15 कॉलम से, इम्पोर्टेंट यहाँ पे है 15 कॉलम की जगह पे 10 कॉलम्स है, एंड हियर अगेन 10 कॉलम्स यहाँ पे।
तो ये 50 करें, सो 50 कॉलम्स है एंड ऐसा है हमारा डेटा में। अभी ये तो आपको आता है कि टेबल में से जस्ट सिंपली आपको कॉलम्स को फेच करना है कि कॉलम्स के नेम्स देके पास फेच करना है। ये हम कौन से लेवल पे हैंडल करेंगे, जस्ट सीक्वल के क्वेरीज पे ही हैंडल कर लेंगे एंड वहां से आपको ये रिलेवेंट डेटा मिल जाएगा। मींस रिलेवेंट, और ये प्रॉपर एक्सप्लेन करो कि रिलेवेंट डेटा, क्योंकि बहुत बार आपको इंटरव्यूअर्स यही पे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग करके परेशान करते हैं कि how you have decided that this is the irrelevant data or this is not irrelevant data. ओके, तो जस्ट गिव द प्रॉपर रीजन। जैसे एग्जांपल्स बताओ, जब तक आप एग्जांपल्स नहीं बताओगे, इस कौन सा भी आपने जो भी हेल्थ केयर का डेटा चूज किया है, फाइनेंशियल डोमेन का यूज किया है, इंश्योरेंस डोमेन का है, तो जस्ट उसके टर्म्स याद रखो कि कौन से कॉलम्स को हमने डेटा को ड्रॉप किया है। ओके, ये हो गया सीक्वल में से। सीक्वल में से आप ऐसे लास्ट में जाके सिर्फ ज्वाइन करना है, मींस इतना आपको हेवी ऑपरेशंस नहीं करने हैं। मींस नो वन विल आस्क अबाउट दैट। जस्ट अगर इंटरव्यू भी पूछेगा आपका सीक्वल के बारे में, मैक्स टू मैक्स आपको ज्वाइन। एक तो और एक फेवरेट एग्जांपल रहता है कि हाउ टू फाइंड आउट द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ये जो कुछ आपको क्लास में भी यूज किया लिया है, तो उसी को रिवाइज करो। इतना ज्यादा हमें वी आर नॉट गोइंग टू बिकम एसक्यूएल डेवलपर। एसक्यूएल डेवलपर नहीं है, जस्ट वी आर यूजिंग दैट एसक्यूएल फॉर सम पर्पस। ओके, एंड ये जो काम रहता है एक्चुअल में डेटा इंजीनियर्स का काम रहता है। डेटा इंजीनियर मींस अगर आपकी कंपनी में आपका टीम साइज अगर ज्यादा है, तो they will provide you directly data, means they will directly give this 50 columns, 2 million rows plus 50 rows। जस्ट आपको सिर्फ रिलेवेंट कॉलम्स बताना है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि यू आर नॉट गुड इन द एसक्यूएल और आप मोंगोडीबी भी आपको डेटाबेस इतना परफेक्ट नहीं आता है, तो उस टाइम आपको डेटा इंजीनियर एक्चुअल में करेंगे। अगर नहीं है तो बट आप प्रिपेयर रहना है कि मींस इफ यू आर टेलिंग दैट कि वी हैव वर्कड ऑन द एंड टू एंड प्रोजेक्ट, इट मींस वी हैव टू इंक्लूड दिस स्टेप्स आल्सो कि वी हैव टेकन द डेटा फ्रॉम द सीक्वल। और दूसरा एक बेस्ट एग्जांपल आप जेसॉन भी बोल सकते हो। ओके, जेसॉन इज आल्सो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्मेट। मींस दिस इज मींस ये भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड में नहीं है कि आपको डायरेक्टली रोज एंड वैल्यूज, रोज एंड कॉलम्स में आपको डेटा मिला है। तो यहाँ पे भी क्या रहता है, जेसॉन में की वैल्यू पेयर्स रहते हैं। Okay, तो की वैल्यू पेयर्स है एंड अब इतना भी सिंपल नहीं है कि की वैल्यू पेयर्स में से आपको डायरेक्टली डेटा मिल रहा है। तो आपके डिक्शनरीज में जेसॉन का साइड, जेसॉन का टाइप, डेटा टाइप क्या रहता है, डिक्शनरी है। मींस आपको डेटा ही प्रोवाइड किया गया है जेसॉन फाइल में इंस्टेड ऑफ सीएसवी फाइल और एक्सेल फाइल। एक केस सिंपल हो सकता है कि डायरेक्टली सीएसवी टू जेसॉन करके अगर शेयर किसने किया है, इट्स वेरी इजी टू कन्वर्ट दैट जेसॉन टू सीएसवी। आपने किया होगा मिस पांडास टू मिस डेटा फ्रेम टू जेसॉन और जेसॉन टू डेटा फ्रेम, यू कैन इजीली डू दैट। बट अगर आपका जो जेसॉन फाइल दिया है इट इज नेस्टेड डिक्शनरी, क्योंकि आपको क्या करना रहता है कि कोई भी कंपनी हो, मीन्स आप जो भी जब भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, एटलीस्ट यू विल हैव टू स्पेंड 15 days मीन्स 22 weeks ऑन द डेटा इटसेल्फ। मीन्स आपको एक्चुअल प्रोग्रामिंग कहीं पे भी स्टार्ट ही नहीं करनी है। मीन्स 15 दिन तक आपको क्या करना है कि आप एक, हो सकता है किसी केस में सिंपल डेटा सेट मिल गया और उसको 2 दिन में बोल दिया कि चलो काम स्टार्ट करो, बट वैसा एक्चुअल में नहीं होता। एक्चुअल में आपको एटलीस्ट 15 days में कई कई बार आपको 2-2 महीने तक डेटा पे ही काम करना पड़ता है। डेटा पे काम करना है, इट मीन्स आपको डेटा ही सेलेक्ट करना है 2 महीने तक। तो ये वो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है आपके कि आप कितना बड़ा प्रोजेक्ट, कितने बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। या आप अगर आप कंपनी में कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस टाइम पे भी हो सकता है। मींस आई आल्सो वर्क ऑन द 2 months ऑन ओनली फॉर दिस डेटा इंजीनियरिंग पार्ट ऑन सम प्रोजेक्ट। जब भी वैसा जैसा रिक्वायरमेंट रहता है वैसा आपको, क्योंकि प्रॉपर टाइम आपको, अगर कोई मैनेजर आपको टाइम दे रहा है, इट मींस यू आर गिविंग सम प्रॉपर रीजंस। ओके, मींस आपको इतना इजी डेटा है ही नहीं कि इजीली आपको डायरेक्टली मिल गया है, आप सीएसवी बना के मॉडल्स ट्रेनिंग पे जा रहे हो। तो डेटा फेच करो, मींस आपको डेटाबेस में से आ रहा है। नेस्टेड डिक्शनरी है, नेस्टेड डिक्शनरी में भी हो सकता है कि कई बार आपको, जस्ट एक एग्जांपल बताता हूँ नेस्टेड डिक्शनरी का कैसा है।
तो ये देखो, दिस इज द नेस्टेड डिक्शनरी। अभी ये डिक्शनरी में क्या है, मीन्स ऐसा डेटा एक ही कस्टमर का डेटा है, सो दिस इज जस्ट वन सिंगल कस्टमर डेटा। तो इसके नंबर ऑफ रोज भी देखोगे तो इट्स अराउंड 79,000 में से कुछ एक लाइन भी हो सकता है, बट 79,000 के आसपास एक कस्टमर के रोज है। इसमें से आपको बोला गया है कि जस्ट फेच द रिक्वायर्ड डेटा, मीन्स आपको इनमें से फाइंड आउट करते बैठोगे रिक्वायर्ड डेटा जो भी है, और उसमें आप मॉडल बिल्ड करो। अभी ये इतना तो इजी नहीं है कि ये इतने की वैल्यू पे से इतना सारा डेटा है, ह्यूज डेटा है, एंड इनमें से आप की वैल्यूज पेयर फाइंड आउट करके CSV फाइल क्रिएट करो। एट द एंड आपको स्ट्रक्चर में ही स्ट्रक्चर ही डेटा चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मेल आईडी दिया गया है, मेल आईडी का कुछ यूज ही नहीं होता, या एड्रेस दिया है, एड्रेस का भी आप कुछ यूज नहीं कर सकते, या पिन कोड दिया है, पिन कोड का भी यूज नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कि आप इससे एज फाइंड आउट करेंगे, मेल जेंडर, टोटल नंबर ऑफ इंक्वायरीज है ये सपोज 46 है, देन पेमेंट हिस्ट्री है। तो जो भी डेटा रहेगा मैं सही से आपका कहीं पे भी नेस्टेड डिक्शनरी में डेटा है, तो यहाँ पे स्टेटस, देन मर्ज रिस्पांस ऑब्जेक्ट, एंड देन अगेन हियर इज डेट, एंड इसमें है सिविल स्कोर है, सिविल स्कोर में 7 और 8, एंड अगेन यहाँ पे भी स्कोर है, दूसरा स्कोर है 793। ये भी जो भी डेटा का फॉर्मेट है, बट यहाँ पे कैसा है, आप मेन पर्पस क्या है हमें यहाँ पे देखने का कि की वैल्यू, इट्स वेरी सिंपलेस्ट फॉर्मेट, सबसे इजी आपको यही लगता है की वैल्यू पे, इसमें ऐसा आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ओके, इतना इजी फॉर्मेट। तो जैसा स्टेटस है, एक्नॉलेजमेंट आईडी है, मर्ज रिस्पांस ऑब्जेक्ट है, मर्ज रिस्पांस ऑब्जेक्ट में क्या है उसका, दिस इज द की, एंड वैल्यू क्या है, वैल्यू इज द जेसन, वैल्यू इज द अगेन डिक्शनरी में, सो जेसन जेसन फॉर्मेट में। अगेन इसमें भी क्या है, की वैल्यू पे है, दिस इज की वैल्यू, अगेन की इज ब्यूरोफिट्स इज द की, एंड उसमें फिर से डिक्शनरी आ रहा है, देन डिक्शनरी में एक सिविल स्कोर है, सिविल स्कोर में फिर लिस्ट आ रहा है। सो अगर हमें यहाँ तक फाइंड आउट करना है कि स्कोर टाइप अगर फाइंड आउट करना है, तो हमें इसका प्रॉपर पाथ देना पड़ेगा, मींस वी विल हैव टू फाइंड आउट दैट पाथ, मींस मर्ज रिस्पांस दो, ब्यूरोफिट्स दो, देन ब्यूरोफिट्स में दिस इज द लिस्ट है, लिस्ट को आप इटरेट करो, इटरेट करने के बाद देयर आर द टू आइटम्स में से फिर हमें फर्स्ट आइटम पे या सेकंड, फर्स्ट आइटम का भी फाइंड आउट करना है स्कोर टाइप, सेकंड आइटम का भी स्कोर टाइप फाइंड आउट। अभी स्कोर टाइप दो है, मींस पीएल स्कोर एक है एंड सिविल स्कोर एक है, दो टाइप से दोनों का भी फाइंड आउट करो, दोनों के मींस देन यू कैन क्रिएट द डिफरेंट कॉलम्स फ्रॉम दिस वन। तो वैसे एक्चुअल में आपका डेटा रहेगा। देन अभी ये सपोज एक्टिव ट्रेड लाइन है, इसमें है पेमेंट हिस्ट्री है, अकाउंट ओपन डेट है, क्रेडिट। तो आपको यहाँ पे भी देख सकते हो कि अगेन दिस इज द एक्टिव ट्रेड लाइंस इज वन लिस्ट, एक लिस्ट में आपके एक अकाउंट के डिटेल्स है ये। ओके, सो दिस इज डिटेल, दिस डिटेल्स आर ऑफ ओनली सिंगल अकाउंट। तो ऐसे आपके मल्टीपल अकाउंट्स भी हो सकते हैं, उस मल्टीपल अकाउंट्स में आपको मींस यहाँ पे इस डेटा में तो एक है, एंड ये सबसे कम साइज का जेसन फाइल है। ओके, तो वैसे आपको अगर डिफरेंट फाइल्स देखोगे तो बहुत सारे फीचर्स रहते हैं, मींस इतने सारे फीचर्स, मींस अगर इसी फाइल में अगर फीचर्स मींस क्या है, कीज ही अगर फाइंड आउट करते बैठेंगे तो आपको ऑलमोस्ट मोर देन 300 मिल जाएंगे। ओके, 300 तो फीचर इतने तो यूजफुल नहीं है हमें 300, तो इसमें से हमें चूज करना पड़ता है कि बेस्ट सेट ऑफ फीचर्स। ओके, तो आप बेस्ट सेट ऑफ फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ द डोमेन नॉलेज, नॉट ऑन द टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल अभी तक हम टेक्निकल में आए नहीं है, जस्ट वी आर ऑन द बेसिक पार्ट, जहां पे आपको कोई आके थर्ड पर्सन आके हेल्प कर रहा है। देन वी आर हैविंग दिस डेटा, मींस एक बार आपने की वैल्यू पे कुछ भी यूज किया है, आपने फॉर लूप यूज किया, नेस्टेड डिक्शनरी और आपके और नेस्टेड जेसन फॉर्मेट है, इट मींस अगेन मोंगोडीबी का जो नो सीक्वल फॉर्मेट है उसके लिए भी आप यही यूज कर सकते हो, मींस यही आपको डेटाबेस में से फाइंड क्वेरीज यूज करके आप डेटा को फेच कर सकते हो। क्वेरीज थोड़े से एडवांस लेवल पे रहेंगे, बट उतना आपको इंटरव्यू में कोई पूछेगा नहीं, मींस जस्ट राइट द मोंगोडीबी क्वेरीज। मोंगोडीबी का इतना नहीं पूछते, बट आपको सीक्वल के ऊपर बेसिक क्वेश्चंस 100% रहने वाले, तो उसके लिए बी प्रिपेयर फॉर दैट वन। इग्नोर मत करो कोई भी टॉपिक, क्योंकि आप 3-3.5 साल एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, इट मींस एटलीस्ट आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, मींस ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है। मींस आप बोल रहे हो कि मुझे
ये पता ही नहीं है, तो थोड़ा सा उससे आपका बैड इम्पैक्ट। मीन्स कई बार इंटरव्यूज ऐसी चीजों पे ध्यान ही नहीं देते, मीन्स दे विल जस्ट फोकस ऑन द मशीन लर्निंग पार्ट, बट लास्ट में जाके 5 मिनट में ऐसे क्वेश्चन पूछते कि डेटा कैसे मिला था बताओ, या आप इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है, इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले कई बार तो डायरेक्टली यही पे आके इंटरव्यू स्टॉप कर देते हैं, इंटरव्यू यही 5-10 मिनट में डायरेक्टली स्टॉप कर देंगे कि आपको अगर प्रॉपर डेटा का नॉलेज नहीं है, मीन्स आपके पास डेटा कहाँ से आ रहा है, तो आपका इंटरव्यू आगे होगा भी नहीं। ओके, जितना अभी तक पता है उतना थोड़ा सा याद रखो, जितना भी आपको समझ में आ रहा है उतना याद रखो। ओके, नाउ वंस वी आर हैविंग द डेटा, देन आवर एक्चुअल टास्क विल स्टार्ट। मींस डेटा साइंटिस्ट का टास्क अब यहाँ से स्टार्ट होगा कि डेटा गैदरिंग में अभी तक हमने डेटा को गैदर किया है फ्रॉम द डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट सोर्सेस। ओके, सो उसके बाद हम देन वी विल स्टार्ट द ईडीए पार्ट। अभी ईडीए पार्ट, अब ईडीए पार्ट में भी आपको जस्ट चेक करना है कि अब ईडीए पार्ट में आपके टीम में आप एक लोग भी, एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ऐसा आपकी एक प्रोजेक्ट पे 5-6 डेटा साइंटिस्ट कभी भी काम नहीं करते। एक प्रोजेक्ट पे हार्डली 3 लोग रहते हैं, मैक्स टू मैक्स 3 लोग, और उसे एक मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 लोग। 3 से ज्यादा कोई भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपकी कंपनी कोई एक ही क्लाइंट नहीं रहता, एक ही क्लाइंट पे इतना फोकस नहीं करते कोई भी। तो आपके डिफरेंट क्लाइंट्स रहते हैं, डिफरेंट पर्पजेस रहते हैं, हर एक का अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहता है, एंड वी विल हैव टू वर्क ऑन दैट वन, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो जाके क्लाइंट में उसको कन्वर्ट करना है। एंड अब ये आपका स्टार्ट हो गया पीओसी का स्टेज। मींस आपने चलो 10 दिन लिए कि डेटा को प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए। नाउ यू विल डू सम ईडीए पार्ट। ओके, सो उसमें हम थोड़ा बाद में डिटेल में जाएंगे कि एग्जैक्टली आपको जो भी डाउट्स है ईडीए पार्ट्स, मशीन लर्निंग पार्ट्स। ओके, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि ईडीए पार्ट में जो भी आपको लगे, सो यू डू दैट एनालिसिस, देन डू द फीचर इंजीनियरिंग पार्ट, फीचर सिलेक्शन, सेलेक्ट द बेस्ट सेट ऑफ फीचर। अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि बेस्ट सेट ऑफ फीचर्स अगर पास नहीं करोगे तब तक आप तो मॉडल भी उतना प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा। मीन्स अगर जस्ट आपके पास डेटा है, ट्रेन किया, तो थोड़े से वहां पे चांसेस कम रहते हैं कि आपको बेस्ट एक्यूरेसी मिले। Because if you are working on the, means if you are trying the logistic regression at the first stage, okay, means आपको पता नहीं है, डेटा का उतना नॉलेज नहीं है, बट एक आपको स्टार्ट करना है। मींस स्टार्ट करने के लिए भी चेक करो कि आपके बेस्ट 5 एल्गोरिथम्स कौन से होने चाहिए, और मैक्स टू मैक्स सेलेक्ट ओनली 4 एल्गोरिथम्स। ओके, 4 से ज्यादा मत सेलेक्ट करो, एक प्रोजेक्ट के लिए 4 रखो। अगेन जस्ट चेक द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड देन on that basis select the algorithm names. Means if we are having high dimensional data, so then just go for the support vector machine, then Navier algorithms। और Navier में भी different variants है, उसमें Gaussian distributed continuous data है, go for the Gaussian, then discrete data है, go for the multinomial, and अगर आपका binary data है, go for the Bernoulli's Navier distribution। ओके, सो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में तो उसका लॉजिक यूज करें। वैसे आपके पास थोड़ा सा एक एल्गोरिथम सेलेक्ट करने के लिए ये थोड़ा सा डेटा का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि, एंड अगर लार्ज डेटा सेट है, बिकॉज दिस नाइवेस एल्गोरिथम एसवीएम विल परफॉर्म वेल ऑन द हाई डायमेंशन विद द लो डेटा सेट। मींस लो डेटा सेट और सिंपल डेटा सेट, इट मींस ओनली, इट मींस जब भी हम ह्यूज डेटा बोलते हैं तो नंबर ऑफ रोज के कंपेयर, नंबर ऑफ रोज के रिस्पेक्ट के लिए रहता है वो, कि नंबर ऑफ रोज अगर ज्यादा है इट मींस ह्यूज डेटा सेट है। नंबर ऑफ डायमेंशंस पे इतना लोग नहीं बोलते, बट नंबर ऑफ डायमेंशंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डायमेंशंस पे आप एल्गोरिथम सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा एल्गोरिथम आपको जाना है। मींस यू विल हैव टू सेलेक्ट बेस्ट 4 एल्गोरिथम्स की, ये आपके पॉसिबिलिटीज है कि आपको ये एल्गोरिथम्स यूज करने हैं। जस्ट आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लार्ज डेटा सेट है विद द फ्यू फीचर्स, यू हैव सेलेक्टेड टू गो विद द लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे चेक करो, देन जस्ट डू ऑल दैट टीडियस स्टेप। ओके, बिकॉज लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज वेरी सेंसिटिव टू द आउटलायर्स है, मिसिंग वैल्यूज है। ओके, तो इन डेप्थ में हम थोड़ा सा डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे एक एक एल्गोरिथम वाइज। मींस जो भी आपको डाउट्स है यू कैन आस्क मी। ओके, एल्गोरिथम सेलेक्ट हो गए, देन उसके बाद आपने मॉडल को ट्रेन किया, देन यू हैव गो फॉर द इवैल्यूएशन, एंड वो सारा प्रोसेस साइकिल में चला के आपने एंड में क्या किया कि 5 में से 4 एल्गोरिथम्स ट्रेन किए, देन यू हैव सेलेक्टेड डिसीजन ट्री एल्गोरिथम्स एज योर फाइनल मॉडल। देन उसके बाद आप क्या करोगे, उसके लिए एपीआईज लिखोगे, एंड एपीआईज लिख के
आपको जस्ट प्रेजेंट करना है। ओके, सो ये पेज ये एंड इस जो जितना आप कर रहे हो मीन्स इतना तो एक दिन का काम नहीं है या 10 दिन का भी काम नहीं है। मीन्स आपको 40-50 फीचर्स दिए, 50 फीचर्स का ईच एंड एवरी फीचर का आपको एनालिसिस करना है। एंड अगर उसमें भी आपको चेक करना है कि आपका अगर क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है तो द डेटा इज बैलेंस्ड इम्बैलेंस्ड, एंड जस्ट एक बेस मॉडल बना के रखना है, बेसिक पाइपलाइन क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट का पाइपलाइन इट मीन स्टार्ट टू एंड तक आपका सब फ्लो क्रिएट होना चाहिए स्टिल द डिप्लॉयमेंट। आपका थोड़ा सा कैसा है कि एक बार आपके पास फ्लो है यू कैन चेंज इन दैट वन, इट्स वेरी इजी टू चेंज दैट। आपको कभी भी ऐसे स्टार्ट की एक स्टेप में अटक के नहीं रहना है, ईडीए पार्ट में ही मत रहो। एक सिंपल बेस मॉडल बना विद द ओरिजिनल डेटा, जैसा डेटा है वैसा आपको ट्रेन करो। एंड ये सारी चीजें आपको किस कब बतानी है मीन्स आप तो क्लाइंट तो आपको ऐसे छोड़ेगा नहीं कि डायरेक्टली एक डेटा सेट दिया है एंड दे विल नॉट आस्क, दे विल गिव द 3 मंथ्स टाइम एंड 3 मंथ्स बाद फिर वो आके चेक करेंगे कि आपका रिजल्ट क्या है। अब वो क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पीओसी मिला है, मींस पीओसी स्टार्ट हुआ है 1 अगस्त को। ओके, आज का डेट है। देन उसके बाद हर 15 डेज बाद उनका एक मीटिंग रहता है मींस क्लाइंट के साथ, 15 डेज और 7 डेज में। ओके, और जस्ट कंसिडर कि आपका हर थर्सडे को मीटिंग है, हर थर्सडे को एक क्लाइंट के साथ आपको मीटिंग है। तो अब वहां पे आपको इम्प्रूवमेंट दिखानी पड़ती है। मींस यू कांट से दैट कि वी आर वर्किंग ऑन। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि हम ऐसा सुनते भी हैं कि जो एक्चुअल कंपनी में आई एम वर्किंग ऑन दैट दिस वन, बट एक्चुअल में आपको क्लाइंट जब आपको उसको कन्वर्ट करना है ये कब ठीक है मीन्स वी आर वर्किंग ऑन दिस वन एंड आई विल इट विल टेक 2 more days, मीन्स ऐसा जो अप्रोच है वो सर्विस बेस्ड कंपनी में आपको चल सकता है क्योंकि वहां पे इतना आपको कोई प्रेशराइज नहीं करता। बट अगर एक ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और ऐसे आप अगर कुछ डेवलप कर रहे हैं मीन्स ऐसा नहीं कि एक्सेंचर में जाके डेवलपर्स नहीं रहेंगे, डेवलपर भी रहेंगे वहां पे और ऐसे भी प्रोजेक्ट आपको करने हैं वहां पे भी। ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट है एंड आपको 15 मीन्स एवरी थर्सडे को आपको उनको अपडेट देना है। मीन्स फर्स्ट थर्सडे को अगर आपने 10 तारीख को उन्होंने आपने अपडेट दिया है कि ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डन दिस वन मीन्स जस्ट डेटा फेचिंग और एक आपने डेटा को स्ट्रक्चर वे में कन्वर्ट किया है। ओके, नाउ अगेन उससे पहले एक स्टेज आता है जब आपको ये मीटिंग जो है मीन्स आपका जो 3 मंथ्स का आपने पीओसी का साइन किया है। ओके, 3 मंथ्स का पीओसी आपने क्लाइंट के साथ साइन किया है। तो आपके एज अ डेवलपर मीन्स आप तो डेटा साइंटिस्ट हो, डेवलपर्स हो। ओके, डेटा साइंटिस्ट आर द बैक एंड डेवलपर्स ओनली। ओके, तो डेटा साइंटिस्ट हो, आपके ऊपर तो ऐसा कोई छोड़ेगा नहीं कि डायरेक्टली 3 महीने लो आप और मॉडल बिल्ड करके हमें फाइनल करके दे दो। ओके, तो उससे पहले आपको एक डिसाइड करना पड़ता है कि एक जीरा टूल आपने सुना होगा, जीरा टूल पे आपको एक इपिक क्रिएट करना पड़ता है। मींस इपिक मींस दैट द ड्यूरेशन ऑफ द पीओसी मींस 3 मंथ्स में हमें अब कहाँ पे है और कहाँ तक हमें पहुंचना है। ओके, दैट ऑल दैट थिंग्स वी हैव टू डिसाइड इन द फर्स्ट वीक इटसेल्फ। ओके, तो फर्स्ट वीक में ही सारी चीजें हम डिसाइड कर लेंगे कि हम 3 मंथ्स के बाद इस स्टेज पे रहेंगे एंड वी विल हैव टू शेयर दिस वन विद द क्लाइंट आल्सो। मींस आपका जो प्लान है, प्रोजेक्ट का प्लान है विद द स्मॉल डेटा सेट मींस क्योंकि उन्होंने क्या किया है आपको जैसे एक स्मॉल डेटा सेट दिया है, दे हैव गिवन द स्मॉल डेटा सेट टू द 5 डिफरेंट कंपनीज आल्सो। बट आपको एक डिसाइड करना पड़ता है मींस आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है मींस जीरा आपने जो वर्किंग है हर कोई यूज कर रहा होगा। जीरा इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। ओके, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है मींस आपका प्रोजेक्ट का सारा मैनेजमेंट यहीं से चलता है। okay? तो यहाँ पे क्या रहता है कि आपका एक इपिक रहता है। ओके, इपिक मींस जस्ट आप पीओसी स्टेज में हो, पीओसी का एक अलग रहता है, पीओसी के बाद का एक अलग रहता है। so just we are in the POC is nothing but proof of concept and एक epic है suppose 3 months का आपने epic बनाया है मींस आपको ड्यूरेशन क्लाइंट ने दिया है कि we want some results within 3 months only। ओके, कई बार आपको 2 months में भी बोल सकते हैं क्योंकि वो पीओसी जब चल रहा है तो भी आपको क्लाइंट को क्या रहता है कि क्लाइंट को पे कर क्लाइंट आपको पैसे देते हैं मींस आपकी कंपनी को पैसे दे रहे बट उतना ह्यूज अमाउंट नहीं रहता, जस्ट एक स्मॉल अमाउंट में वो कंपनी को आप पेमेंट करते हैं क्योंकि
आप जैसे दो लोग काम कर रहे हैं ना उस प्रोजेक्ट के, कंपनी और उसका सैलरी तो आपकी कंपनी दे रही है, तो सैलरी कंपनी दे रही है, आप क्लाइंट दूसरे क्लाइंट पे, क्लाइंट के लास्ट में जाके वो अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हुआ, तो आपके ऊपर तो 2 महीने का सैलरी वेस्ट गया कंपनी का। तो दैट्स वाई पीओ जो भी क्लाइंट भी रहते हैं, सो वो भी पे करते हैं हर पीओसी में। ये पेड मीन्स वहां पे भी और भी दो टाइप रहते हैं कि एक रहता है पेड पीओसी एंड अनपेड पीओसी। कैसे दो पीओसी, मोस्ट ऑफ द 99% केसेस में पेड पीओसी रहता है। अनपेड कहाँ पे रहता है, जस्ट आपका अगर स्टार्टअप कंपनी है एंड आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तब आप उसको सेलेक्ट करते हो। मीन्स क्योंकि उनको भी चाहिए, उनको भी जरूरत है और आपका भी जरूरत है, इसलिए आपको दोनों को भी करना पड़ता है। देन इपिक है 3 मंथ्स का। देन 3 मंथ्स में आपको डिसाइड किया है कि आपने फर्स्ट 15 डेज में आप ईडीआई पार्ट पे करोगे, नेक्स्ट 15 डेज में एक पाइपलाइन क्रिएट करोगे, प्रोजेक्ट का एंड टू एंड पाइपलाइन। देन और 7 डेज में पाइपलाइन क्रिएट करोगे। 15 डेज का क्यों बोल रहा हूँ कि उसमें रहता है कि इपिक में अगर 3 मंथ्स का है और आपकी कंपनी में एक रूल रहता है कि आपको कितने दिन का स्प्रिंट रखना है। स्प्रिंट इट मीन्स इट्स लाइक अ साइकिल ओनली, कि आपको एक 15 डेज में या 2 वीक्स में आपको क्या करना है, नेक्स्ट आगे के 2 वीक्स में क्या करना है। तो वैसे वहां पे स्प्रिंट रहेंगे हर कंपनी में। हर ईपिक के अंदर या हर मंथ में आपको एक स्प्रिंट, सपोज आपका 15 डेज का एक स्प्रिंट है, 15 डेज का है, बट ऐसे केस में जब पीओसी में रहते हो तो पीओसी में आपको 7 डेज का स्प्रिंट दिया जाता है कि आपको 7 डेज में ही कंप्लीट करके देना है जो भी आपको। ऐसा थोड़ा सा हम माइक्रो लेवल पे जाके हम उसको स्प्लिट कर रहे हैं टास्क को। इस ईपिक में हम जब बैठेंगे, ईपिक में डिसाइड करने के लिए कौन कौन बैठेगा, यू विल बी देयर, मैनेजर विल बी देयर एंड योर टीम लीड विल बी देयर। 3-4 लोग मिलके पूरा 3-4 घंटे का एक आपको मीटिंग रख के ईपिक बनाना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपकी इनसाइट्स है फ्रॉम दैट डेटा, मींस यू विल हैव टू फाइंड आउट दैट वन। फर्स्ट वीक में ही जैसा डेटा मिलता है वैसे इनसाइट्स है वो आपको मैनेजर टीम लीड के साथ आपको शेयर करने पड़ते हैं। एंड देन आपका एक 3-4 घंटे का मीटिंग रहेगा जहां पे आप बैठ के पूरा प्रोजेक्ट का प्लान कर रहे हो। मींस इपिक इज नथिंग बट योर प्रोजेक्ट प्लान। मींस वो ड्यूरेशन आपका 3 मंथ्स का आपने डिसाइड किया है कि 3 मंथ्स के अंदर हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। मींस यू we are expecting that we will get 95% or 98% accuracy on that data। ठीक है, और डॉक्यूमेंट में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो उस केस में आप वहां पे 6 मंथ का पीओसी रहेगा। अगर सीएसवी जैसा एक्सेल फाइल जैसा में से आपका अगर स्ट्रक्चर डेटा में अगर कन्वर्ट कर सकते हो, उस केस में आपका पीओसी कम टाइम का रहता है, 2 मंथ्स 3 मंथ्स का। बट जैसा एक एग्जांपल बताया था ना कि उनको अगर डॉक्यूमेंट में से अगर डेटा को फेच करना है एंड आपने वैसा प्लान बनाया कि 2 मंथ में ही पीओसी कंप्लीट कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। 2 मंथ में पीओसी कंप्लीट नहीं हो पाएगा बिकॉज आपको उतना इट्स नॉट एन इजी हाउ टू फेच द पैन कार्ड नंबर फ्रॉम द डेटा। मींस इट्स वेरी ह्यूज टास्क। मींस आपको उतना लेबलिंग करना पड़ता है उस पर्टिकुलर पैन कार्ड नंबर को भी फाइंड आउट करने के लिए। मींस बहुत सारा प्रोसेस रहता है अलग, डिफरेंट। मींस वी विल हैव टू ट्राई द डिफरेंट एल्गोरिथम्स। जैसे आपने कुछ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टेक्निक देखे होंगे, योलो V3 V4, अभी कुछ V7 भी आया है कि देन फास्ट आरसीएन है, फास्ट आरसीएन, मास्टर आरसीएन, बहुत सारे टेक्निक्स रहते हैं। क्लासिफिकेशन भी आता है, देन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी। और इतना सारा हम 3 महीने में इतना नहीं कर सकते। तो आपको एक्चुअल में प्रोजेक्ट देख के डिसाइड करना रहता है कि आपको ईपी कितने मंथ का है, पीओसी कितने मंथ का रखना है। एंड इफ दे आर एक्सपेक्टिंग विद इन द 2 मंथ्स तो आप वहां पे रिजेक्ट भी कर सकते हो कि मींस विल नॉट, बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेस वी विल नॉट एबल टू डू दैट वन। मींस ऐसा नहीं कि हर कंपनी को इतना भी जरूरत रहता है कि कोई भी काम दे दे और वो करे। इट विल डिपेंड अपॉन द कंपनी टू कंपनी। ओके, देन ईपिक है, ईपिक के बाद ये स्प्रिंट है। स्प्रिंट में आपने फर्स्ट स्प्रिंट में क्या करना है, सेकंड स्प्रिंट में क्या करना है। 7 डेज का भी हो सकता है, 7 और सपोज 14 डेज। इट मींस वर्किंग नहीं है इसमें से, वर्किंग कैलकुलेट करेंगे तो 5 और 10 डेज ही रहेंगे। ओके, इतना ही स्प्रिंट रहेगा। स्प्रिंट में रहते हैं स्टोरीज। ओके, ये स्प्रिंट में रहेंगे, स्टोरी रहेंगे। स्टोरी में आपको एक्चुअल टास्क डिफाइन किया होगा कि आपको इस वीक में ईडीए पे इतने ये काम करना है। बिकॉज आपका तो प्लान तो रेडी है, बट आपके पास उस स्टोरी में एक स्टोरी का फर्स्ट स्टोरी है डेटा गैदर करना है, सेकंड स्टोरी है पाइपलाइन क्रिएट करना है, थर्ड स्टोरी है आपका ईडीए पार्ट पे फोकस करना है, फोर्थ स्टोरी है
आपको मॉडल बिल्डिंग है, 5th स्टोरी है, इवेल्युएशन है, ओके, एंड देन अगेन यू इम्प्रूव द मॉडल। में ऐसे आप कुछ डिसाइड कर सकते हो, एंड हर एक वीक के बाद आपको क्लाइंट के साथ इम्प्रूवमेंट जो भी आप इम्प्रूव कर रहे हैं वो दिखाना पड़ता है हर मीटिंग में, एंड जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है तो आपको वहां पे क्लाइंट को बताने पड़ेंगे कि so these are our requirements, means we are not getting this good accuracy or data is imbalanced data, we have tried everything, but आप अगर means आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि बैलेंस डेटा नहीं है, मींस 80-20% का डेटा है ऑलरेडी, यू कैन रिक्वेस्ट इट फॉर मोर डेटा फॉर द रिमेनिंग क्लास। ओके, अगर सपोज हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क का क्रेडिट रिस्क मॉडल अगर बना रहेगा एंड इफ यू आर गेटिंग ओनली few customers in the low risk category, okay, और medium risk category में few customers अगर मिल रहे हैं तो आपका मॉडल भी वैसा ही बिल्ड होता है, मींस यू विल नॉट गेट गुड, मींस अगर मीडियम के अगर जस्ट फ्यू सैंपल्स है मीडियम रिस्क के, मींस आपका मोस्ट ऑफ डेटा हाई और लो में है, so you will not get precision recall and your fun score for the medium class, means all the predictions will be in the either high class or low class, okay, low risk class, okay, तो ऐसे आपको अगर नहीं चाहिए, मींस इफ यू आर गेटिंग दैट रिजल्ट सो यू कैन शो देम, मींस ये जो अभी प्रिसिजन रिकॉल का बोला तो वैसे ही आपको उनको दिखाना पड़ता है क्लाइंट को, ओके, मींस ये वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट्स एंड इफ यू प्रोवाइड सम मोर डेटा फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास सो इट विल बी गुड फॉर अस एंड इट विल बी गुड फॉर योर गुड फॉर दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि इस डेटा पे हम इतना आगे नहीं बढ़ सकते, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सोल्यूशन दिखाना पड़ता है कि इम्प्रूवमेंट क्या किया है आपने, इम्प्रूवमेंट क्या किया है, एंड उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हो उस डेटा में, एंड इफ एवरीथिंग इज गुड सो द मीटिंग आप कभी कभी 10 मिनट में भी एंड हो सकता है, प्रॉब्लम्स है तो कभी कभी 1 घंटा भी चल सकता है, बट वीकली अपडेट देने पड़ते तभी जाके वो पेमेंट करते हैं, नहीं तो आपने बोला कि नहीं हम दूसरे महीने 1 महीने बाद 1 महीना होने के बाद आपको रिजल्ट दिखाएंगे तब हमें पेमेंट कर देना, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप इम्प्रूव ही नहीं कर रहे तो व्हाई दे विल स्पेंड मनी ऑन यू, ओके, बिकॉज उनको, और आपकी कंपनी के जैसे उन्होंने भी 5 कंपनी के साथ पीओसी साइन किया हुआ है, ओके, तो पीओसी ऐसे देन एट द एंड ऑफ द साइकिल क्या होता है कि 3 मंथ्स बाद आपका एक डेटा को फेच करना था या आपको मॉडल बिल्ड बनाना था, और उन्होंने दे विल टेस्ट इट ऑन योर डेटा, मींस आपने जो भी मॉडल बनाया है सेम टाइप का डेटा लेके, मींस उनके पास जो भी दूसरा डेटा रहेगा उनके ऊपर वो टेस्ट करेंगे विच विल बी द अनसीन फॉर योर मॉडल, तो ये अनसीन मॉडल है तो अगेन अगर अनसीन मॉडल का अगर अनसीन डेटा सेट है तो वो टेस्ट करेंगे एंड इफ दे आर गेटिंग द 95 96 और जो भी एक्सपेक्टेड नंबर है, एक्सपेक्टेड नंबर विल डिपेंड अपॉन द डेटा, मींस हर टाइम ऐसा नहीं रहता है कि 90% एक्यूरेसी इज द गुड, सो कई केसेस में 85% भी एक्यूरेसी एक्सेप्टेबल रहती है, कई केसेस में 95% भी एक्सेप्टेबल नहीं होती, वहां पे 98 ही चाहिए उनको, 97 ही चाहिए, सो एक्चुअल में डेटा आपका प्रॉपर कितना है उस पर डिपेंड करता है, और आपका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कितना है, रीजंस क्यों क्या क्या है आपके, व्हाई यू आर नॉट गेटिंग दैट मच एक्यूरेसी, तो आपको उसको प्रूफ करना पड़ता है कि we will never get good, means we will never get 98% accuracy on this type of data, then उसके बाद रहेगा हमें, देन आपके वो टेस्ट करने के बाद आपके डेटा मींस आपके मॉडल्स पे आपने जो भी बनाया है तो आपको ये सारी चीजें लास्ट में एपीआई में जाके लिखनी पड़ती है, मींस एपीआई टेस्ट करना, क्योंकि आप अपना कोड कभी शेयर नहीं करते, मींस नो को क्लाइंट के साथ भी आप कभी कोड नहीं शेयर करते, मींस वी कैन होस्ट इट ऑन आवर सर्वर, और अगर उनके भी सर्वर पे होस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सम डेवऑप्स टेक्निक, बट मींस डेवऑप्स के टूल्स है वहां पे हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि डॉकर है, जेनकिंस है, वैसे हम उनके क्लाइंट के सर्वर पे भी हम कोड डिप्लॉय कर सकते हैं, बट हम कोड कभी शेयर नहीं करेंगे, कोड अगर शेयर किया तो आपके साथ क्लाइंट क्यों सा है, मींस क्लाइंट कैसे मिलेगा आपको, दे विल डायरेक्टली यूज दैट कोड एंड दे विल डेवलप दैट कोड अगेन, तो वैसे इसलिए जो भी अभी डेवऑप्स के टेक्निक्स है वो हम यूज करेंगे एंड डिप्लॉय करके जस्ट वी विल आस्क फॉर द टेस्टिंग, जस्ट टेस्टिंग, दे कैन सिंपली टेस्ट और सिंपली टेस्ट ऑन द पोस्टमैन एप्लीकेशन, और अगर आपने एक बेसिक यूआई बना के रखा है मींस वहां पे हमें टाइम स्पेंड नहीं करना है, डेटा साइंटिस्ट को भी टाइम नहीं स्पेंड करना है, और पीओसी में तो करना ही नहीं है कि यूआई वगैरह कुछ कोई बनाते नहीं बैठता, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता, और वो अननेसेसरी यूआई डेवलपर्स को इन्वॉल्व भी नहीं करना है, बट फिर भी आपको जितना नॉलेज है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपने एक यूआई बनाया है, बेसिक यूआई विद इन द 1 डे ओनली,
एंड वो थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आप उन्होंने टेस्ट किया है एंड इफ देर आर गेटिंग 96% रिजल्ट ऑन योर मॉडल, तो वैसे वो 5 कंपनीज का कंपेयर करेंगे कि 5 कंपनी उन्होंने जो स्टार्ट में जो हमने देखा था कि 5 कंपनी के साथ उन्होंने टाइप्स किया है, मींस इंडिया एग्रीमेंट साइन किया है, पीओसी साइन किया है, तब जाके 5 में से एक ही कंपनी को सेलेक्ट करेंगे एंड देन दे विल साइन योर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तब आप जाके वो क्लाइंट बन जाएगा, देन वो पीओसी से आप क्लाइंट में कन्वर्ट होगा। क्लाइंट में कन्वर्ट होने के बाद आपको मींस पीओसी के टाइम पे ही आपको उतना प्रूव करना पड़ता है। मींस अगर पीओसी के टाइम पे क्या रहता है कि प्रॉब्लम क्या रहता है कि डेटा का बहुत ज्यादा इशू होता है कि डेटा शेयर करने में वो बहुत ऐसा एक्सक्यूजेस देते हैं कि वी विल नॉट, वी कांट गिव दिस, वी यूज दिस डेटा एंड जस्ट ऑन दैट डेटा आपको एक प्रॉपर रीजन के साथ अगर आपने बोला भी है ना कि वी आर गेटिंग ओनली 89% एक्यूरेसी इन on this data, if you provide us more data, so definitely our accuracy will be above 95%, but आपको उतना उनको एश्योर करना पड़ता है एंड वो कंपेयर करेंगे मींस डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के साथ। आपके जैसे वो इस इवेंट में से उनको 5 कंपनीज मिले थे, तो उनमें से कंपेयर करके then they will sign your contract and then once you get that client then they will provide the data in the millions में जो भी जितना भी डेटा रहेगा उतना आपके साथ शेयर कर देंगे डायरेक्टली। एंड देन आपका जब भी अभी एक बार क्लाइंट मिल गया तो फिर थोड़ा सा आप ये फिर आपको एक ईपिक बनाना पड़ता है। मींस सपोज पहले का ईपिक था स्मॉल टाइम का था 2 महीने का, बट यू कैन टेक द टाइम अगेन, आप 2 महीने या 3 महीने का था अगेन आप 3-4 महीने ले सकते हो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक बार एक बेसिक आपने बनाया था पीओसी में तो उसको थोड़ा सा इनहांस करके, क्योंकि आपको एक्यूरेसी भी 89 से 95 तक लेके जानी है। एंड क्योंकि जब टेस्ट करते हैं ना कि अगर आपने मॉडल ट्रेन किया है एंड एवरीथिंग इज फाइन एंड उनके टेस्टिंग पे जो है 89% 86% एक्यूरेसी है, उनको डिफाइन करना पड़ता है वो सारी चीजें। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि डेटा लीकेज का एक कंसेप्ट, जैसा वो अनसीन डेटा है, प्रोडक्शन का डेटा है, तो वो आप पहले ही स्प्लिट करके यूज कर सकते हो। मींस वैसा आप डेटा सेपरेटली निकाल सकते हो, जहाँ पे सेपरेट प्री प्रोसेसिंग करोगे, एवरीथिंग यू विल डन इट सेपरेटली एंड तब आपके थोड़ा सा डेटा लीकेज इज थोड़ा सा कम हो जाएगा। डेटा लीकेज मींस आपको जो भी स्टैंडर्डाइजेशन के वैल्यूज है, मीन मीडियन के वैल्यूज है, यू विल गेट सम डिफरेंट वैल्यूज फॉर ट्रेनिंग डेटा सेट, टेस्टिंग डेटा सेट। वो एक सिंपल कंसेप्ट है, मींस वो थोड़ा समय बाद में उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि डेटा लीकेज क्या होता है एग्जैक्टली। ओके, तो ये सारा ऐसा प्रोसेस रहता है कंपनी का। मींस अभी तक हमने कुछ टेक्निकल डिस्कशन नहीं किया, ये सिर्फ नॉन टेक्निकल ही है, मींस ये सारी चीजें। एंड देन क्लाइंट मिलने के बाद आपको वो कंप्लीट करना पड़ता है 6 महीने में। मींस जो ड्यूरेशन है, एक प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन आप 6 to 8 मंथ्स रख सकते हो, उसमें पीओसी रख सकते हो 2-3 महीने एंड बाद में उसका डेवलपमेंट बनाया एंड एंड टू एंड प्रोजेक्ट किया है एंड वी आर डिप्लॉयड इट ऑन द एडब्ल्यूएस सर्वर। डिप्लॉय करो एंड ऑल दैट कोड शुड बी इन द गिटहब ओनली। ओके, तो गिटहब के अलावा गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट कहीं पे भी कौन से भी साइट्स पे हम यूज कर सकते हो। मींस इट विल डिपेंड अपॉन योर कंपनी विच यू आर यूजिंग, विच दे आर यूजिंग। मींस कंपनी कई बार गिटहब को प्रीफर करती है, कोई कंपनी बिटबकेट पे जाती है, कोई कंपनी गिटलैब पे जाती है। अभी हर एक का अलग अलग चॉइस है एंड मींस ये गिटहब पे जब कोड रहेगा मींस इट मींस यू उसके बहुत सारे अभी यूज केसेस है। अगर आपको कुछ डाउट है यू कैन आस्क मी लेटर। देन गिटहब पे है, इट रन करो, मींस लोकली रन करो, परफेक्टली रन करो एंड इफ यू आर गेटिंग करेक्ट रिजल्ट्स देन डिप्लॉय इट ऑन द एडब्ल्यूएस सर्वर, जीसीपी और माइक्रोसॉफ्ट एजूर। इन पे जाके आप डिप्लॉय कर सकते हो। एंड देन अभी डिप्लॉयमेंट करने के बाद भी क्या रहेगा कि एक बार डिप्लॉय किया है एंड अब डिप्लॉयमेंट भी 2 टाइप्स के रहते हैं कि एक तो आप खुद डिप्लॉय कर रहे हैं, मींस आपका क्या होता है कि जैसा जो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन किया था कि वो बैंक है, बैंक में जाके उनको थोड़ा सा एक स्मॉल पार्ट में हमें यहाँ पे रिजल्ट चाहिए था। मींस उनके पास ऑलरेडी सारा यूज केस बना के रखा है। मींस अगर हम आईसीआईसीआई की वेबसाइट पे भी जाएंगे या एचडीएफसी बैंक की भी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे ऐसे ही मिलता है ना कि हमें लोन, तो ये लॉगिन के अलावा आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। ऐसा रहता है कि यहाँ पे भी ऑप्शंस रहते हैं कि होम
पे इन्वेस्ट बोरो मीन्स ये जो लोन्स अप्लाई करने हैं, यहाँ पे भी इतने सारे ऑप्शंस दिए कि होम लोन, पर्सनल लोन, इतने सारे एप्लीकेशन है, इंश्योरेंस है, देन शॉपिंग के लिए जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपको कई बार कैसा होता है कि बैंक ऐसा नहीं है कि बैंक सिर्फ आपको पैसे ले ट्रांजेक्शन के लिए ही हो सकती है। अभी यहाँ पे जब हम लोन ले रहे हैं, यहाँ पे इतने सारी चीजें उनको भी यहाँ इम्प्रूवमेंट करनी रहती है कि लोन ऑन क्रेडिट कार्ड में उनका कैपेसिटी कितना है। अभी ये कौन करेगा, ये तो खुद ऐसे एचडीएफसी बैंक नहीं करते बैठेगा। सो ये इसलिए एक बैंक के 15-20 क्लाइंट्स भी रहते हैं। ओके, एचडीएफसी बैंक के अलग अलग क्लाइंट है, मीन्स अलग अलग पर्पज के लिए। मीन्स ये होम लोन के लिए क्लाइंट हो सकता है, पर्सनल लोन के लिए क्लाइंट हो सकता है, बिजनेस लोन, देन कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स। ओके, ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप बैंक कितना बड़ा है या जो भी आपका क्लाइंट कितना बड़ा है। एंड उसमें उसमें तो अभी इसके ऊपर अगर हम जाएंगे, सपोज ये इन्वेस्ट में कहाँ पे गए, लोन के ऊपर जाएंगे, मीन्स होम लोन है पर जस्ट अगर पर्सनल लोन के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो पर्सनल लोन का जो आप जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ना कि पर्सनल लोन उसको मिल सकता है या नहीं मिल सकता, मीन्स इतना ही फाइंड आउट कर रहे हैं कि लोन आपका लोन डिफॉल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, उसका रिस्क कितना है कि वो पर्सनल लोन में सबसे ज्यादा रिस्क रहता है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रिस्क ऑफ दैट पर्सन एंड उसके लिए आपने मॉडल बिल्ड किया है, तो आपने जो मॉडल बिल्ड किया है, मॉडल बिल्ड करने के बाद आपने जो यूआई क्रिएट किया है, तो why they will use our UI मीन्स उनके पास ऑलरेडी UI है। मीन्स अगर पर्सनल लोन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसे डिटेल्स फेच करनी है। ओके, एंड ये जो भी है यहाँ पे डिटेल्स फेच करोगे, मीन्स अमाउंट यू नीडेड, देन ईयर्स, इंटरेस्ट रेट आपको क्या चाहिए, तो ऐसे आप जो भी पास करोगे पैरामीटर्स, तो ऐसे आपको प्रेडिक्शंस मिलना चाहिए। मीन्स उनका UI ऑलरेडी रहता है, जस्ट दे वांट टू इंटीग्रेट आवर APIs विद देम। ओके, एपीआईज आपने जो फ्लास्क में एपीआईज लिखे, सेम एपीआईज आपको आपके सर्वर पे तो होस्ट करने हैं, नहीं तो उनके सर्वर पे तो जाके होस्ट करनी है। मींस दोनों में से एक जगह पे होस्ट होने चाहिए। जब होस्ट करेंगे देन दे कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट आवर एपीआईज विद देयर सर्वर। मींस एचडीएफसी बैंक अभी ये जो चल रहा है यहाँ पे, अभी इनके एपीआईज कैसे है, एचडीएफसी बैंक पर्सनल बोरो पॉपुलर लोन्स एंड उसमें है पर्सनल लोन। अब इस पर्सनल लोन में जाके आपका एपीआई इंटीग्रेट करेंगे। Okay, so it will like that and then उसके बाद रहेगा उसके बाद आपका प्रेडिक्शन का जो भी रिजल्ट था, मीन जो आप 6 महीने से कर रहे थे, सिर्फ आपके यहाँ पे साइट पे दिखेगा भी नहीं कि आपने क्या किया है, बट आपका वो क्लाइंट हो जाएगा, जिससे आपको कंपनी का फायदा रहता है उसमें। एंड यही प्रोसेस हर कंपनी में चलता है। सो अगेन इस प्रोसेस में अगर किसी को कुछ डाउट है यू कैन आस्क। सर पीओसी साठी जो डाटा देतो त्याचा साईज काय असते जनरली? सॉरी ओमकार, यू आर नॉट ऑडिबल मी। सर पीओसी साठी जो डेटा मिळतो आपल्याला तो जनरली त्याचा अमाउंट काय असतो? अमाउंट आपण 30% पण म्हणू शकतो, मॅक्स टू मॅक्स 30%। जर आता तुम्ही अमाउंट आता बघा, जर तुम्ही डेटा साईज तुम्ही किती सांगताय की ऍटलिस्ट यूज 1.1 मिलियन टू 2 मिलियन डेटा, म्हणजे जर तुम्ही सीएससी मध्ये जर यूज करत असाल तर तेवढा डेटा यूज करा, 1.1 मिलियन टू मीन्स म्हणजे तुम्हाला नंबर चांगला वाटेल ते यूज करा, 1.2, 1.3, 1.4 मिलियन के मीन्स 14 लाख 13 लाख। बट पीओसी के लिए आप वहां पे सिर्फ अगर उतना 1 मिलियन में डेटा यूज कर रहे हो तो 1 लाख और 1,50,000 डेटा यहाँ तक ही जा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं जा सकते आप। मीन्स कम डेटा पे आपने स्टार्ट किया था, मीन्स यू विल हैव टू ऑलवेज टेल दिस वन, we have started with the small data sets, that's why we faced many problem, and then once we got the huge data, then उसके बाद हमारा एक्यूरेसी इंप्रूव हो गया। ओके, एंड डेटा जब भी आप सपोज इफ यू आर यूजिंग ये सीएससी फाइल, एक स्मॉल न्यूमेरिक डेटा है, न्यूमेरिक डेटा आपका इतना ज्यादा रहेगा, बट जैसा दूसरा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया था ना कि यहाँ से आपको डेटा को मीन्स एट्रीब्यूट्स को फेच करना है, मीन्स पैन कार्ड में से पैन कार्ड नंबर या पैन कार्ड पर्सन नेम फेच करना है, तो वहां पे तो डेटा कैसे रहेगा, आइदर योर डेटा विल बी इन द इमेज फॉर्मेट और पीडीएफ फॉर्मेट।
ओके, तो उसमें डेटा रहेगा, तो उसमें से तो वो तो ऐसा मिलियंस में प्रोवाइड नहीं करेंगे, और डेटा नहीं भी रहेगा उनके पास, तो वो दे विल जस्ट प्रोवाइड द डेटा इन द थाउजेंड। तो वो थोड़ा सा चूज करो कि आप प्रॉपरली, अभी एनएलपी पे आप अगर एक सिंपल एक डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन का अगर एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उस केस में भी जस्ट यूज ओनली 3000 4000 फाइल्स पर क्लास, डोंट यूज लाइक is we got 1 million file, 1 million file per class, or 1 million file per class to just use it in 1000 only, means हर एक अगर डीप लर्निंग भी है, डीप लर्निंग पे भी आप इतना मीन्स एक्चुअल में डीप लर्निंग में सबसे ज्यादा डेटा डीप लर्निंग में चाहिए, बट आपको उतना डेटा नहीं मिलता, मीन्स सबसे ज्यादा इश्यूज डेटा के साथ ही होते हैं, और यही पे आके सब अटक जाते हैं लास्ट में कंपनी में भी, मीन्स ड्यू टू डेटा वी आर नॉट गेटिंग गुड एक्यूरेसी, एक कॉमन स्टेटमेंट हो जाता है लास्ट में। ओके, और कुछ डाउट्स? सर ये पीओसी और प्रोजेक्ट दोनों मिक्स होते हैं क्या? काय क्या? तो मतलब अपने हमने पीओसी का करा, पीओसी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हमको मिल गया, मतलब कंपनी का मिल गया, तो आगे का जो प्रोजेक्ट होगा जो उसका टाइम ड्यूरेशन है पीओसी का, वो उसमें ऐड होगा प्रोजेक्ट में। हाँ, प्रोजेक्ट में ऐड होता है ना वो पीओसी का, मीन्स जो 6 to 8 months बोल रहे हैं, तो उसमें ये भी आएगा, पीओसी का भी आएगा उसमें। समझ लो 6 मंथ का अपने प्रोजेक्ट है, उसमें 2 मंथ हमने पीओसी करा, तो 4 मंथ में हमको पूरा प्रोजेक्ट खत्म करना, वही ना? हाँ, आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, बट अगर 6 महीने अगर बोल रहे हो, तो आप उसमें 2.5 month पीओसी था, और 3.5 महीने आपने बाद में उसका डेवलपमेंट, प्रॉपर डेवलपमेंट किया, ऐसा बोल सकते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके, एंड थोड़ा आज मुझे बताओ, मीन्स टॉपिक्स आपको कौन से कवर करने हैं, मीन्स एक मैं थोड़ा एंड टू एंड प्रोजेक्ट का भी बताता हूँ, बट फिर भी अगर आपने कुछ टॉपिक को अगर स्पेसिफाई किया तो हम कल कवर कर लेंगे, बिकॉज आई डोंट हैव कैपेसिटी इन राइट नाउ, इतना मैं अभी इतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकता 11 साढ़े 11 बजे तक। तो ओके, तो आप थोड़ा बताओ मुझे कि एग्जैक्टली कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए, सो वो थोड़ा सा हम कल परसों प्लान करेंगे। सर अरे आपण तर आउटलायर्स बोला तेवढं, तुम्ही एवढ्यांनी मेसेज केले होते मला, तुम्ही तर बोलायला पाहिजे सगळ्यांनी, ऑलमोस्ट 20-25 स्टुडंट्सनी मेसेज केला होता सर लेक्चर घ्या म्हणून, आणि इथं एक जण सुद्धा बोलत नाही। सर आउटलायर हँडलिंग एक राहिलंय जे आम्ही केलंच नाहीये, अँड पीसीए आहे, अँड ऍक्च्युली ना एक पीसीए थोडं घेणार आहेत, म्हणजे श्यामल मॅम पीसीए घेणार आहेत कल करतो। ओके, आणि ऍक्च्युली ना थोडे एक फ्लो हवे, जसं की फॉर एक्झाम्पल आता आम्ही ईडीए करू, राईट? ईडीए मध्ये काय काय असेल, हिट मॅप करू किंवा व्हॉट एव्हर एक्स्ट्रा, तर आता समजा तुम्ही आता प्रॅक्टिकली जेव्हा प्रोजेक्ट कराल तेव्हा 1-2 तुम्ही करून घेतलंय, उरलेले ऍटलीस्ट आम्हाला नेम्स तरी सांगा की अजून हे करू शकतो, असं म्हणजे तो फ्लो मध्ये, लाईक मग ईडीए नंतर नेक्स्ट काय करायचं, फीचर इंजिनिअरिंगच्या वेळेस आपण काय काय करतो, थोडे तुम्ही ऑब्व्हियसली सगळे तुम्ही नाही घेऊ शकत, थोडे घ्या आणि उरलेले नेम्स सांगा, सो दॅट कळेल की म्हणजे असं स्कॅटर्ड झालं, स्कॅटर्डने ऍटलीस्ट कन्फाईन्ड होऊन जाईल थोडं। ओके, सर हाय ओमेश सिद्धि से। सर एक्चुअली ना ईडीए पार्ट का जो है जिसमें ना डेटा हम लोग इनसाइट कैसे करते हैं कि क्या विजुअलाइजेशन देखा जाता है, या फीचर सिलेक्शन के लिए हम लोग इनिशियल स्टेज पे कैसा ईडीए करते हैं, वो पार्ट नहीं हुआ है। राइट फ्रॉम उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं हुआ है उसमें। उसके बाद पीसीए जो बताया रुशादी ने, एंड पीसीए श्यामल मैम कवर कर लेंगे। सर उसके बाद जो अल्गोरिदम भी आप बता रहे थे कि यू हैव टू चूज 4 to 5 अल्गोरिदम, राइट? तो उसमें कि जैसे आपने नाइफ वाइज बताया वो हुआ है, बट एक्सजी बूस्ट मतलब एक्सजी बूस्ट नहीं, बूस्टिंग एक ऐड किया है ना आपको, अभी सिलेबस तो सेम ही है मैं सारे बैच का, तो एडा बूस्ट आपको लिया है ना मैम ने, तो आप वो यूज कर सकते हैं एडा बूस्ट। अभी एक्सिबूस्ट, ग्रेडियंट बूस्ट, एक्सिबूस्ट और उसमें जाएंगे ना, तो एंड अगर उनके कैलकुलेशंस में ही इतना आप उनके कैलकुलेशंस बहुत डिफिकल्ट है, ग्रेडियंट बूस्ट, एडा बूस्ट के, सॉरी ग्रेडियंट बूस्ट और
एक्सिबूस्ट के, तो आपने एडा बूस्ट किया है मीन्स यू कैन यूज दैट वन एल्गोरिथम। मीन्स अगर आपको किसी को करना है तो वो एडिशनली कर सकते हो एल्गोरिथम। ऐसा जरूरी नहीं रहता कि आप डेटा साइंस में काम कर रहे हो तो आपको ऐसे 15-20 एल्गोरिथम आने चाहिए। मीन्स जो भी है, जो भी कर रहे हो उसमें परफेक्शन चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने बोल रहे हो ना कि रैंडम फॉरेस्ट अगर बोल रहे हो तो आप रैंडम फॉरेस्ट के बारे में आपको 100% नॉलेज चाहिए। तो जरूरी नहीं कि हर टाइम आप एक्सिबूस्ट पे जाएगा। मींस एक्सिबूस्ट विल नॉट परफॉर्म वेल ऑन ऑल डेटा सेट। कई एल्गोरिथम्स में आपको डिसीजन ट्री पे भी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा एक्सिबूस्ट से। इसलिए तो अलग डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स है ना, नहीं तो एक ही एल्गोरिथम निकाल के रखते कि चलो हर डेटा सेट पे हम एक्सिबूस्ट यूज करेंगे या हर डेटा सेट पे रैंडम फॉरेस्ट यूज करेंगे। सो व्हाई देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स, हर एक एल्गोरिथम्स के अलग अलग पर्पसेस है। तो आप कौन से भी क्लासिफिकेशन का डेटा यूज कर रहे हो, सो कौन से भी 4-5 एल्गोरिथम्स में थोड़े से परफेक्ट रहो, जिसमें अगर डिसीजन ट्री आप अगर यूज किया है ना, डिसीजन ट्री के जितने हाइपर पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हाइपर पैरामीटर्स है वो सब आपको आने चाहिए। आप रैंडम फॉरेस्ट यूज करें तो रैंडम फॉरेस्ट का हाइपर पैरामीटर्स आने ही चाहिए। उसमें आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मुझे बूटस्ट्रैपिंग ही क्या होता है वो पता नहीं। ओके ना, जो आपका एक्सप्लेनेशन है रैंडम फॉरेस्ट का, उसका कोई भी क्रॉस क्वेश्चन हो आपको हैंडल करना आना चाहिए। दैट्स उतना ही रहता है। मीन्स आप ये इंटरव्यू में जब जाओगे तब आप ये फेस करोगे सारी चीजें और लगेगा कि मीन्स यही हमें परफेक्ट करना चाहिए था और वही इम्पोर्टेंट है। ओके तो पीसीए का ठीक है, पीसीए इज इम्पोर्टेंट मीन्स इज वन ऑफ द फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक और डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक, वो एक होगा। बट बूस्टिंग का थोड़ा सा कम चांसेस है। प्रॉब्लम सर, टाइम मिला तो आई विल ट्राई टू कवर दैट वन। ओके मैं एक दिन, बट अभी नहीं, मीन संडे को, क्योंकि संडे को थोड़ा सा मैं एक शॉर्ट में बता सकता हूँ कि ये जो है ग्रेडियंट बूस्ट और एक्सिबूस्ट क्या होगा। डन सर। देन इट विल डिपेंड अपॉन यू कि आपको चूज करना है या नहीं चूज करना है। ओके सर, ये मल्टी लीनियर रिग्रेशन जो है ना, बेसिकली उसका भी ऐसा एग्जांपल नहीं हुआ है। अब उसमें एग्जांपल की जरूरत इसलिए है कि सर अगर कोलिनियरिटी है राइट, तो उसे हम लोग हम कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं या फिर कंपेंसेट करते हैं, या फिर मतलब उसका आइडिया नहीं है कोई कि अगर मल्टी लीनियर रिग्रेशन का प्रॉब्लम आता है। और इवन क्लस्टर में भी, क्लस्टर में के मीन हुआ है हम लोगों का, तो अगर के मीन ही जरूरत है तो मतलब उसमें डीबी स्कैन वगैरह जो है वो नहीं हुआ है। नहीं ठीक है, के-मीन क्लस्टरिंग सफिशिएंट है। आप पीसी इज आल्सो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, दो तो एल्गोरिथम्स आ रहे हैं आपको। ओके तो अभी ये जो पहले, उससे पहले क्या पता था लीनियर रिग्रेशन में क्या प्रॉब्लम है, मल्टी लीनियर रिग्रेशन का? मल्टी लीनियर रिग्रेशन का एक्चुअल प्रॉब्लम हुआ भी नहीं है। और अगर उसमें कोलिनियरिटी फाइंड आउट करते हैं राइट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो उसको अगर कोलिनियरिटी होती है तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। लाइक जैसे हम लोगों का ना आउटलायर भी प्रोसेस पता है कि कैसे फाइंड आउट होता है, बट जस्ट मैं 2 मिनट में उसका डिस्क्रिप्शन देता हूँ। मींस कोलिनियरिटी कैसे फाइंड आउट होती है वहां पे, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है 10 फीचर्स। ओके 10 फीचर्स है एंड 10 फीचर्स पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फीचर सिलेक्शन टेक्निक कौन सा है लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम में? कोरिलेशन है ना, कि वी आर चेकिंग द लिनियरिटी बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। करेक्ट, दिस इज द फर्स्ट फीचर सिलेक्शन टेक्निक इन द लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम। एंड उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, मींस उस लीनियरिटी में, लीनियरिटी जो एजम्पशन है उस पे हम linearity का assumption, just we are checking the linearity between the independent and dependent variables। just अगर आपका एक सपोज बोस्टन हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का एक डेटा है, उसमें है प्राइस का एक टारगेट कॉलम है एंड देयर आर द 13 कॉलम्स। 13 कॉलम्स के साथ आप चेक करोगे कि linearity किसका linearity स्ट्रांग है, मींस एंड इफ यू आर गेटिंग द स्मॉलर वैल्यूज फॉर द कोरिलेशन, मींस कई जगह पे 0.01 मिल रहा है, माइनस पॉइंट है, कई जगह पे 0.05 है, मींस देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो उस फीचर को आप कंसिडर, मींस वहां पे आप ड्रॉप कर सकते हो। बट को मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम है, मींस अगेन उसका मल्टी कोलिनियरिटी का आपके रिजल्ट पे इम्पैक्ट कम रहता है एज कंपेयर टू द लिनियरिटी। मींस दो फीचर्स, मल्टी कोलिनियरिटी इज आल्सो वन फीचर सिलेक्शन टेक्निक, क्योंकि वहां से भी फीचर सिलेक्शन टेक्निक इट मींस क्या है, वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट सेट ऑफ फीचर्स। ओके दैट्स द सिंपल डेफिनेशन फॉर दैट वन। सो जस्ट आपने तो सेलेक्ट किए कि अब
13 कॉलम से 3 कॉलम्स को आप ड्रॉप कर रहे हो, मीन्स आपको लिनियरिटी नहीं है, इट मीन्स दैट फीचर्स विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर आवर ट्रेनिंग और हेल्पफुल फॉर प्रेडिक्टिंग द टारगेट कॉलम। देन सेकंड टेक्निक है मल्टी कोलैनिटी। मल्टी कोलैनिटी चेक करने के लिए आपको एक मेथड है, वही वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, ओके, वीआईएफ मेथड। ओके, आई थिंक आपने वो देखा होगा, वीआईएफ का यूज भी किया होगा। ओके, तो उसके ऊपर अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आई विल एक्सप्लेन दैट। जस्ट टेल मी कि कितना आपको पता है वीआईएफ के बारे में, उसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करूंगा। फिर आपने यूज किया है ना, एटलीस्ट वीआईएफ तो पता है। हॅलो यस मयूर। सर, मल्टी कोलॅरिटी जर असेल तर आपण त्यातलं एक कॉलम ड्रॉप करू शकतो ना, म्हणजे जर इंडिपेंडेंट फीचर मध्ये जर कोलिनॅरिटी असेल तर त्यातलं एकच घेऊन बाकीचे आपण ड्रॉप करू शकतो ना सर, म्हणजे तो ऑप्शन असतो का आपल्याकडे? तो असतो ऑप्शन, पण जस्ट असं चेक करायचं नाही। आता तुम्ही कशावरून चेक केलात ते, जस्ट यू हॅव यूज्ड कोरिलेशन मॅट्रिक्स। ओके, कोरिलेशन मैट्रिक्स इज वन ऑफ द मेथड टू डिटेक्ट द मल्टी कोलैरिटी, बट वो कब तक पॉसिबल है, जब आपके पास 5-6 फीचर्स है तब पॉसिबल है। मीन्स 5 to 5 में से आपको 25 वैल्यूज थोड़ी ऑब्जर्व करते बैठोगे। मल्टी कोलैरिटी का मीनिंग क्या है, वन फीचर, मीन्स आप मल्टी कोलैरिटी में हम डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं यूज करने वाले, जस्ट वी आर यूजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो सिंपली वहां पे मल्टी कोलैरिटी के डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि वी आर प्रेडिक्टिंग द वन फीचर फ्रॉम द अदर रिमेनिंग फीचर्स। वी आर प्रेडिक्टिंग, if we are able to predict the one feature from other remaining independent variables, means आपके पास 13 features है and 13 features means x1 to x13 तक features है, and if the x1 भी x1 और x3 में अगर high collinearity है, collinearity means x1 and x1 जैसे increase हो रहा है, x3 भी increase हो रहा है, means there is a high correlation between that two independent variables। मीन्स वहां पे कोरिलेशन हो सकता है कि 0.95 है, बट x1 का कोरिलेशन x5 के साथ भी हो सकता है, x7 के साथ भी हो सकता है, x8 के भी साथ हो सकता है। तब कितने कॉलम्स ड्रॉप करोगे आप? मीन्स 5 में से 5 कॉलम्स तो ड्रॉप नहीं कर सकते, 4 कॉलम्स भी नहीं ड्रॉप कर सकते। तो उस केस में हमें VIF फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, वह वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। सो उसका मीनिंग क्या है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर? इट मीन्स आपका एक फीचर मीन्स एक फीचर पे आप मॉडल लिनियर रिग्रेशन मॉडल्स इवेल्युएट कैसे करते हैं? इवेल्युएशन टेक्निक्स कौन से है? आर स्क्वायर है, ओके, हर एक ने आर स्क्वायर वैल्यूज यूज किए हैं, करेक्ट? सो आर स्क्वायर बेस्ट वैल्यू क्या होता है आर स्क्वायर का? क्लोज टू 1। क्लोज टू 1, करेक्ट? एंड VIF का फॉर्मूला क्या है? VIF इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय, एक मिनट मैं स्क्रीन पर 1 divided by 1 minus r square। 1 minus r square। Yeah. x1, x2, x3, so I will create file. x1 feature, x2 feature, x3 feature, x4, and this is your y. Okay, and if we are getting the high collinearity means x1 का relation x, हम basically हम linear regression में क्या कर रहे हैं? We want good correlation between the x1 and y, x2 का y के साथ, x3 के y के साथ, x4 का y के साथ। ये आपको हर एक एक्सपेक्टेड है कि 0.9, 0.7, 0.8 ऐसा होना चाहिए। बट मल्टी कोलैरिटी में क्या है कि अगर आपका ये वाला जो फीचर है, if we are able to predict this x1 variable from other remaining 4 variables, other remaining यहाँ पे 3 है तो 3 variables, इस x1 को प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप। okay, तो यहाँ x1 को अगर इन 3 कॉलम्स को अगर यूज करके अगर प्रेडिक्ट कर सकते हो, इट मींस देयर इज अ हाई कोलिनियरिटी प्रेजेंट बिटवीन दिस टू। मींस सिंपल है कि इसका अगर इसी को हमें टारगेट कॉलम कंसीडर करना है। ओके, मींस मल्टी ये जो भी है VIF का फैक्टर VIF है, VIF का फॉर्मूला वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस
आर स्क्वेयर, करेक्ट। अब आर स्क्वेयर का वैल्यू बेस्ट कब हो सकता है, बेस्ट वैल्यू इज 0.9 के ऊपर, ओके 0.9 के ऊपर आपका बेस्ट वैल्यूज हो सकता है। अब विहायब का रेंज, आप रेंज क्या है विहायब का, 1 to इन्फिनिटी तक, ओके 1 to इन्फिनिटी तक उसका रेंज है। सो नाउ जस्ट ये जो आर स्क्वेयर वैल्यू है, सो दिस इज नॉट, दिस आर स्क्वेयर इज नॉट ऑफ दिस टारगेट कॉलम, क्योंकि विहायब फैक्टर में आर टारगेट कॉलम का आर स्क्वेयर नहीं है, दिस इज द आर स्क्वेयर ऑफ दिस x1 कॉलम। मींस जस्ट वी आर कंसीडरिंग दिस विहायब फैक्टर। जब हम फाइंड आउट करते हैं तो जितने कॉलम्स है उतने कॉलम्स के लिए आपको विहायब फैक्टर मिलता है। मींस x1 का एक विहायब वैल्यू मिलता है, x2 का एक मिलता है, x3 का एक मिलेगा, x4 का एक मिलेगा। एंड x1 का अगर हमें 100 मिल रहा है, x2 का अगर 5 मिल रहा है, x3 का अगर सपोज 20 मिल रहा है, x4 का अगर 1 मिल रहा है, ओके तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट विहायब के वैल्यूज। अभी वैल्यूज कैसे आते हैं, इट विल डिपेंड अपॉन दिस फॉर्मूला। एंड ये यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जस्ट वी आर कंसिडरिंग 1 minus 1/1 minus r squared. अभी r squared, just this is the r squared of x1 value, means we are considering this as a target column, and all these three will be the independent variable. And means how we can predict this x1 column from the x1, x2, x3, x4, ओके मींस उसका मल्टीकुलरिटी ऐसे फाइंड आउट होगा। एंड इस टारगेट मींस ये जो भी डेटा रहेगा इसका अगर सपोज मींस इफ वी आर एबल टू प्रेडिक्ट दिस x1 वेरिएबल, प्रेडिक्ट कर r स्क्वायर का वैल्यू तभी हाई होगा जब आपका मींस यहाँ पे अगर y का वैल्यू, हमें तो बेस्ट वैल्यू ये चाहिए, y का वैल्यू मींस y का r स्क्वायर हमें ग्रेटर देन 0.9 चाहिए। एंड तभी मिल सकता है जब हमारे पास है x1 to x4 फीचर्स which are highly correlated with the target column. Similarly, if we are getting the high correlation between the x1 column versus x2, x3, x4, तब जाके हम we can predict this x1 means x1 का r squared value हाई रहेगा, मींस 1 minus just अगर 0.9 भी किया तो भी इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 minus 0.1, इट मींस ये 1.0, ओके 1.0 नहीं 10, so 10 is the worst value, means 10 के आगे हम 0.9 अगर रिलेशन आ रहा है तो 10 के आगे मींस आपके वर्स्ट वैल्यूज होते हैं। मींस these features मींस अगर आपको 10 मिल रहा है मींस इट मींस दिस फीचर इज डिपेंडेंट ऑन ऑल दिस रिमेनिंग 3 फीचर्स। एंड अगर इसका वैल्यू 1 आ रहा है मींस x4 का वैल्यू 1 आ रहा है तो 1 कौन से केस में आ सकता है, विहायब इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r स्क्वायर्ड। अगर 0 आ गया तो इसका वैल्यू कितना आएगा, gap will be 1, means this x4 is not dependent on any other 3 variables, इसका किसी के साथ रिलेशन ही नहीं है, इसलिए r स्क्वायर का वैल्यू इसको 0 मिल रहा है। मींस r स्क्वायर अगर 0 मिल रहा है, इस x4 के लिए अगर 0 मिल रहा है तो r स्क्वायर का वैल्यू मींस वी हैव का वैल्यू 1 रहेगा। एंड दिस इज द इंडिपेंडेंट फीचर, ओके मींस इसमें मल्टीकोलरिटी प्रेजेंट नहीं है इस फीचर में। तो आपको कोरिलेशन मैट्रिक्स भी आप प्रिफर कर सकते हो या विहायब फैक्टर भी प्रिफर कर सकते हो, बट दोनों में से अगर कंपेयर करेंगे सो विहायब इज द बेस्ट मेथड टू सेलेक्ट द बेस्ट सेट ऑफ फीचर। बट अगेन विहायब का आपके रिजल्ट पे इम्पैक्ट नहीं होगा, विहायब इज यूज्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डायमेंशंस। तो आप नंबर ऑफ डायमेंशंस कम कर सकते हो instead of using this 13 features, so you can use only 9 features, क्योंकि ये जो कोलिनिटी है, सो कोलिनिटी से हम फीचर को जहां एक्यूरेसी पे कभी भी अगर हम चेक करेंगे सो एक्यूरेसी पे इसका इम्पैक्ट नहीं होता है मल्टी कोलिनिटी का। बस टू सेलेक्ट द बेस्ट सेट ऑफ फीचर वी कैन प्रिफर दिस वन, बट वो भी कब करना है अगर आपका कोरिलेशन का वैल्यू सपोज इफ यू आर गेटिंग द हाई कोरिलेशन बिटवीन और सपोज लो कोरिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मींस x1, x2, x3, x4 and y है। And if we are getting very low correlation between these two independent variable and इसी का विहायब का वैल्यू आ रहा है सपोज 20 आ रहा है या 200 आ रहा है, मींस 200 भी आ सकता है। जस्ट अगर इसका वैल्यू अगर विहायब का वैल्यू मींस अगर 0.999 किया तो इसका भी वैल्यू ऐसे भी 200 300 प्लस चला जाएगा विहायब का वैल्यू, मींस इफ द हाई कोरिलेशन इज प्रेजेंट means x3 feature is dependent on all these 3 remaining features, so that's why the vihaib value is 200. And if the correlation is very low,
देन उसके बाद सेलेक्ट क्या होगा, ये आप इसको डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हो, ड्रॉप दिस फीचर। तो ऐसे दोनों को कंबाइन करके आपको फीचर सिलेक्शन करना है, एक साथ एक एजम्पशन पे नहीं जाना है कभी भी। लिनियरिटी है, लिनियरिटी का कभी भी इम्पोर्टेंस ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द मल्टीपोलैरिटी। ओके, तो ये से जो भी प्रॉब्लम्स है तो हम कल डिस्कस कर लेंगे। बट थोड़ा सा मुझे अगर लिस्ट आपने दिया, प्रोवाइड किया, सो इट विल बी इजी फॉर मी और इजी फॉर यू ऑल्सो। सर चॅट बॉक्स में लिस्ट डाला आहे तर मी कंपाइल चॅट केली बॉक्स मेसेज करा मला, मी किती वेळ लक्षात ठेवणार आहे। आहे. हा ठीक आहे सर, तसं एक मिनिट, काय काय टाकलाय तुम्ही त्याच्यात? इटरेटर जनरेटर, हे तर क्लासमध्ये पायथॉनचं बेसिक गोष्टी आहेत, हे तुम्ही बघून घ्या वाटल्यास। इटरेटर जनरेटर एवढे इझी आहे, त्याच्यात कुठे एक तास घालणार। मॅजिक मेथड्स, हे कुठले आणलात मॅजिक मेथड्स? हे कुठं वाचलात? कोण? आकाश? हा सर, ते सगळ्यांनी मिळून डिस्कस केलेलं आता पण कुठं? टॉपिक ऍड केलेला ग्रुप आपल्या काही पण करत बसू नका असलं। मेथड ओव्हररायडिंग, ओव्हरलोडिंग मेथड प्रेझेंटच नसते पायथॉन मध्ये, तर कुठून ओव्हरलोडिंग आणणार? डेकोरेटर्स, हा इटरेटर जनरेटर डेकोरेटर्स, हे 3 ऍक्सेप्टेबल्स आहेत। ओव्हररायडिंग मेथड पण ठीक आहे एखाद्या वेळेस, पण ओव्हरलोडिंग तुम्ही कुठून वाचता काय माहिती। रिकर्सिव्ह फंक्शन ऑल्सो व्हेरी इझी। ओके, तर हे ठीक आहे, कलेक्शन्स मध्ये होऊ शकतात। आणि वेब स्क्रॅपिंग तुम्हाला रेग्युलर एक्सप्रेशन मध्ये जेवढं आहे, आपल्याला वेब स्क्रॅपिंग डेव्हलपर नाही व्हायचं किंवा त्याच्यात त्या डोमेन मध्ये जायचं नाहीये। हे जे आता तुम्हाला सांगितलं ना, वेब स्क्रॅपिंग, असेच काहीतरी जण म्हणत राहतात वेब स्क्रॅपिंग थ्रू डेटा फेच करा, सो त्याला काही यूज करण्याची काही गरज नसते, कारण कुठल्या वेबसाईटवरून आपण तसा क्लायंट सांगणारच नाही, तर कुठल्या वेबसाईटवरून डेटा फेच करणार आहात म्हणून सांगणार। वेब स्क्रॅपिंग जे बेसिक कॉन्सेप्ट आहे, तुम्हाला रेग्युलर एक्सप्रेशन मध्ये जेवढा शिकवलेला आहे त्याच्यावर फोकस करावा लागतं, आणि तो फक्त 1% पार्ट आहे। वेब स्क्रॅपिंग मध्ये खूप साऱ्या लायब्ररीज आहेत, जसं ब्युटिफुल सोप एक लायब्ररी आहे, त्याच्या थ्रू वेब स्क्रॅपिंग आपली प्रॉपर होऊ शकते। पण जे तुम्हाला इंटरव्ह्यूला विचारणार नाही, जे तुम्हाला कधी 4 वर्षात यूज, म्हणजे पुढे चालून मी कधी यूज करणार नाही, त्या गोष्टीवर हायलाइट करू नका। म्हणजे आता मी सांगतोय की आता ती कधी यूज होणार नाही तुम्हाला, वेब स्क्रॅपिंग तुम्ही रिअल टाइम मध्ये जरी केला तरी पण कधी यूज होणार नाही। मल्टीलिनियर रिग्रेशन हे जस्ट आता डिस्कस केलेलं आहे। त्याच्यानंतर डिसिजन ट्री प्रूनिंग मेथडचा काय प्रॉब्लेम आहे? हा सर, स्किप केलं. घेतली नाही सर प्रूनिंग प्रूनिंग मेथडच घेतली नाही का? नाही सीसीपी नाही सर, फक्त सांगितलं कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी प्रूनिंग पाथ हे फंक्शन कधी लिहिलंच नाहीत का मॅडमने क्लासमध्ये? नाही। जरा जे स्टॅकिंग नॉट रिक्वायर्ड, बुस्टिंग अल्गोरिथम्स, तर हे मी एका दिवशी सांगू शकतो, पण हे पण मॅन्डेटरी नाही आहेत। हे बेसिक व्हिज्युअलायझेशन मी सगळेच टॉपिक टाकले, कसं एक्सप्लेन करणार? मी 2 दिवस लेक्चर घेण्याचा प्लॅन केला, तुम्ही 10 व्हिज्युअलायझेशन वर असं काहीच झालेलं नाहीये। कशावर? व्हिज्युअलायझेशन व्हिज्युअलायझेशन तुम्हाला जेवढे संपलं काय हिस्टोग्राम वगैरे, म्हणजे एवढेच झाले। हिस्टोग्राम, लाईन प्लॉट म्हणजे असेच झालेले आहे फक्त, तेवढ्यावरून होऊ शकतं का व्हिज्युअलायझेशन, असं म्हणणं। हिस्टोग्राम कोणते फंक्शन्स, हा ते सफिशियंट आहे, तुम्ही उगाच त्याच्यात जास्त सोडू नका। तुमच्याकडे टाइम कमी आहे, तुम्ही त्याच्यात एक्सपर्ट कशात पण बनायचं नाही, एक्सपर्ट जाऊन। हायपोथेसिस टेस्टिंग मध्ये काय प्रॉब्लेम आहे? सर टेस्टिंग टेस्ट राहिलं थोडे टेस्टिंग एक सेकंद, एक जण बोला। टेस्टिंग थोडेच घेतलेले आहेत, मीन्स ही टेस्टिंग राहिलेली, टी टेस्ट राहिलेली आहे, झेड टेस्ट राहिलेली, टेस्टिंग फक्त हेच घेतले आपले नोवा टेस्ट, त्यानंतर हे अनोवा टेस्ट, अजून एक कॅटेगरिकल वर्सेस काय स्क्वेअर टेस्ट, एनोवा टेस्ट हेच घेतले काय असतील, स्क्वेअर टेस्ट, टी टेस्ट राहिली, झेड इम्पॉर्टंट टेस्ट आहेत। आणि ठीक आहे, टी टेस्ट, झेड टेस्ट जस्ट वी यूज टू चेक द मीन ऑफ दॅट डिस्ट्रीब्युशन, ते इम्पॉर्टंट नाही आहेत, पण ठीक आहे ते सांगू शकतो। देन आउटलायर्स हँडलिंग जस्ट डिस्कस्ड, हे काही गरज नाहीये, मीन्स ही काही कव्हर होऊ शकत नाही। पीसी एक तुम्हाला स्वतःच श्यामल मॅडम घेणार आहेत,
क्रॉस व्हॅलिडेशन टेक्निक्स. क्रॉस व्हॅलिडेशन टेक्निक तुम्ही किती वेळेस यूज केला असेल? क्रॉस प्रत्येक जागी ग्रिड सर्च क्रॉस व्हॅलिडेशन आहे, रँडमाइज सर्च क्रॉस व्हॅलिडेशन आहे, प्रत्येक जागी के फोल्ड क्रॉस व्हॅलिडेशन यूज करतो आपण. ओके, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इज द डीप लर्निंग पार्ट. ओके, तो उतना 7 दिन में भी नहीं हो पाएगा, एक टॉपिक भी नहीं हो पाएगा 7 दिन में, कि वो पॉसिबल नहीं है. सो जो मशीन लर्निंग है, सो उसमें से जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, सो आई विल ट्राई टू कवर दैट विद इन नेक्स्ट 2 days, क्योंकि इतना भी हम डीप में नहीं जा सकते. और क्योंकि इतने आपने जो टॉपिक का लिस्ट दिया है वो 10 दिन का टॉपिक है, इतने जितना भी इम्पोर्टेंट है, सो आई विल ट्राई टू कवर बाय टुमारो और टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, नहीं तो सैटरडे को. ओके, और आप में से अगर कोई लग रहा है कि जिसको इटरेटर जनरेटर्स डेकोरेटर्स परफेक्ट है, तो कोई आप में से क्लास कंडक्ट करो, क्योंकि इतना टाइम ना मेरे पास है ना, नहीं तो एक दूसरा फैकल्टी आपको देता हूँ. कि ये सारे बिकॉज ये बहुत बेसिक चीजें हैं, नहीं तो एक दिन श्यामल मैम ही उसको रिवाइज कर लेंगे स्टार्ट पे. ऐसा तो नहीं है ना कि इटरेटर जनरेटर आपको क्लास में हुए ही नहीं. ठीक है, ये थोड़ा मुझे मैसेज करके भी रखो और रिकॉर्ड. सर प्रोजेक्ट घेणार आहे का? प्रोजेक्ट एक तुम्हाला 2 दिवसाचं सेशन अरेंज करते. ते जे तुम्हाला आता ह्याने सांगितले होते ना, की रोहित कांबळे सर तुम्हाला तुमच्या बॅचला जॉईन केले होते ना त्यांनी मागं, हो सर. सांगितले ना प्रोजेक्टच्या आयडियाज बद्दल काहीतरी. हो. ओके, तर मी त्यांना सांगितलंय की ते तुमच्या बॅचला प्रोजेक्ट घेतील. ओके, तर कोणचा प्रोजेक्ट project? 2 दिवस असेल. नाहीतर एक काम करूया की त्यांनी उद्या मॉर्निंगलाच त्यांना एक घ्यायला सांगतो लेक्चर, म्हणजे याच्या प्रोजेक्ट बद्दल. त्यांनी किंवा एक आदित्य क्षीरसागर आहेत, ते दोन्हीपैकी एक जण घेतील. त्याच्यामध्ये हे टॉपिक्स कव्हर होतील आणि त्याच्यानंतर पण काही डाऊट्स असतील तर मग मी शेवटी घेतो सगळ्या सॅटर्डे संडेला. कारण माझा हे टायमिंग थोडं रात्री, मला फक्त इव्हिनिंगलाच टाइम आहे, 9 आफ्टर 9. सर एंड ते टू थोडं- एंड प्रोजेक्ट कोणी नाही घेणार आहे का? तेच एंड टू एंड प्रोजेक्टच 2 दिवस लागतील ना त्यासाठी. ऍक्च्युली आम्ही रॉ डेटा सेटवर कधी काही पाहिलेलंच नाहीये, सो एकदम स्क्रॅप पासून हवं होतं. म्हणजे सगळं क्लीन डेटावरच प्रोसेसिंग पाहिली आतापर्यंत. सर जमलं तर तुम्ही प्रोजेक्ट घ्या आणि बाकीचे टॉपिक्स राहू द्या, आम्ही स्वतः करू. सर प्लीज तुम्हीच घ्या प्रोजेक्ट. आपले लिहिजे सर प्रोजेक्ट. टॉपिक्स दुसऱ्यांना जे आताचे टॉपिक्स जे सांगितले ना ते दुसऱ्यांना सांगा वाटल्यास घेण्यासाठी, पण प्रोजेक्ट तुम्हीच घ्या. क्योंकि प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन में बहुत टाइम लगेगा, उसमें 3 दिन लगेंगे, 2-3 दिन का टाइम लगेगा. इतना टाइम थोड़ा सा मेरे लिए एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं है. सर प्लीज तुम्हीच घ्या प्रोजेक्ट. नाही ते पण चांगलेच घेतील, ते हे आपल्याच इथलेच आहेत, व्हेलॉसिटी मध्ये नाही आहेत. सर, आम्हाला आता तुमच्यावरतीच ट्रस्ट आहे. नाही तुम्हीच आता घ्या ते please. जे आहेत ना, बाकीचे आता topics रोहित कांबळे केले तरी हे जे चालेल. आहेत ना, हे रिसेंटली आताच 5 कंपनीमध्ये प्लेस झालेले आहेत. ओके, आणि त्यांना जे मी शिकवलेलं आहे तेच सांगतील तुम्हाला. त्यांच्या बॅचला जो प्रोजेक्ट घेतलाय तेच सांगणार आहेत. मी त्यांना तेच सांगितले की मी ज्या फ्लो मध्ये घेतलेल्या आहे त्याच फ्लो मध्ये तुम्ही पण शिकवा. तर त्यांनी तसं प्रिपेअर पण करायला सांगितलंय. आता ते घेतील तुम्हाला, आणि जर डाऊट्स असतील मी तुमचं 100% शेवटी वाटल्यास अजून 1-2-3 सेशन घेईल. पण तुमचं जोपर्यंत डाऊट क्लिअर होत नाही तोपर्यंत तुमचं सेशन चालत राहतील. सर ही पॉसिबल आहे ना, सॅटर्डे संडे तुम्ही प्रोजेक्ट घ्या आणि मेन व्हाईल ह्या 3 days मध्ये ना श्यामल मॅमना आम्ही विचारून ते बाकीचे डाऊट्स क्लिअर करून घेतो वाटल्यास. श्यामल मॅम घेतील. मग एक काम, मग त्यांना एक प्रोजेक्ट घेऊ द्या आधी. आता त्यांनी जे बनवलेलं आहे, म्हणजे त्यांना जर सांगितलंय बनवायला की रोहित सरांना, त्यांना एक घेऊ द्या. मग त्यांच्यात जेवढे होतील तेवढे डाऊट्स क्लिअर करून घ्या. नसेल मग मी परत पूर्ण एंड टू एंड, आता थोडासा एक शॉर्ट पार्ट सांगितलं की प्रोजेक्ट मध्ये, कारण मी टेक्निकल काही जास्त डिस्कस केलं नाही. जस्ट एक तुम्हाला ओव्हरव्ह्यू, थोडीशी आयडिया आली असेल ऍटलिस्ट की ऍक्च्युअल म्हणजे असं वर्क होतं.
तसंच मी पूर्ण एंड टू एंड एक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करेल, पण त्याच्या आधी एक होऊन जाऊ द्या तुमचं प्रोजेक्टचं सेशन इम्प्लिमेंटेशनचं. सर ऍक्च्युली तेच ना की ह्या जे प्रॅक्टिकल आस्पेक्ट होते ना, 1.5 महिना थोडं थोडं कळायला हवं होतं, तर ते बिलकुल आमचं 0 आहे. तर त्याला तुम्हीच आता मदत करू शकता ऍक्च्युअल मध्ये, नाहीतर इंटरव्ह्यूचं पण अवघडच आहे आणि पुढे पण अवघड होईल आमचं. नाही इंटरव्ह्यूचं काय आवड नाही. इंटरव्ह्यू तुम्ही आता वाटतं तसं तुम्हाला की हे ह्या स्टेजला तुम्ही अशा असतात ना स्टुडंट की काहीच नाही समजलं, तसं नाहीये. तुमच्याकडे खूप सारं असं नॉलेज असतं, पण ते तुम्ही ज्यावेळेस इंटरव्ह्यू देतात त्यावेळेस तुम्हाला कळून येते की आपल्यालाच किती जास्त येतं इंटरव्ह्यू पेक्षा. ह्या गोष्टी होतात सगळ्यांसोबत. तर सर तुम्ही इंटरव्ह्यू तेवढं तर युट्यूब वरून शिकून घेऊ आम्ही, पण इम्प्लिमेंटेशन नाही करणार आहे युट्यूब वरून, सो त्याच्यासाठी तुम्हीच हवेत. कशासाठी? इम्प्लिमेंटेशन साठी लाईक थेरॉटिकल पार्ट तर आम्ही युट्यूब वरून कुठूनही शिकून घेऊ, ते होऊन जाईल क्लिअर. बट इम्प्लिमेंटेशन नाही कळत, नाही जमणार आहे युट्यूब वरून किंवा दुसरीकडून कुठूनही. नाही त्याच्यासाठी इम्प्लिमेंटेशन. तुम्हीच हवेत. हा ठीक आहे, तसंच करूया की म्हणजे एकदा तुमचं एक इम्प्लिमेंटेशन सहित एकदा होऊ द्या त्यांचं सोबत सेशन. परत त्याचं 3 ते 4 तासाचं एक सेशन करू तुमच्यासोबत. निखिल इट इज गॉन मग. सो मग आपण सॅटर्डे संडेला एक 4 तास कनेक्ट करूया कंटिन्यू. मी पूर्ण एंड टू एंड प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करेल आणि त्याआधीच तुमचे जे काही डाऊट्स आहेत तर ते क्लिअर करून घ्या आणि एक प्रोजेक्टचं सेशन सायमल्टेनियस साइड बाय साइड चालत राहूया. हे जेवढे डाऊट्स असतील आता, हे जे काही तुम्हाला जे स्मॉल डाऊट्स आहेत ना, ते सगळे तुम्ही त्यांना विचारू शकता. त्यांना पण खूप सारे येतात. ओके, आणि तेच सेमच गोष्टी सांगतील मी ज्या सांगते ते. त्यांनी रिसेंटलीच ऐकलेले आहेत आणि रिसेंटलीच प्लेस झालेले आहेत. सर ते कोणचा प्रोजेक्ट घेणार आहे? आता घेतील त्यांनी उद्या तुम्हाला डायरेक्ट ज्यावेळेस स्टार्ट करतील तर एक असाच एक बेसिक क्रेडिट वरचाच आहे प्रोजेक्ट. तर त्याच्यात मी त्यांना हे सांगितले की सगळे टॉपिक इन्क्लूड करा, की जसं लॉजिस्टिक रिग्रेशन आहे, लिनियर रिग्रेशन आहे, तर त्या टॉपिक मध्ये आपण नेमकं करायला काय काय पाहिजे, कोणत्या गोष्टीवर फोकस केला पाहिजे अल्गोरिथम इम्प्लिमेंट करताना, किंवा KNN आहे तर तिथे कोणत्या गोष्टीवर, किंवा EDA पार्ट आहे तिथे कशावर फोकस केलं पाहिजे, ते सर्व त्यांना मी गाईड केलेलं आहे. तर ते घेतील प्रॉपर त्याच्यामध्ये. ओके, आणि तर आपण शेवटी मग सगळ्यांचे 4 तासाचं एक लास्ट फायनल सेशन ठेवूया. आणि जर अजून लागलं तर अजून नेक्स्ट वीक मध्ये पण ठेवू. सर एक विचारायचं होतं, आता हे रेझ्यूम मध्ये आम्ही जे प्रोजेक्ट टाकणार, कधी कधी काय काय कॉमन प्रोजेक्ट असतात, मग क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर किंवा लोन डिफॉल्टर, मग नंतर म्हणजे बँकिंग ऑन फायनान्स डोमेनचे ऑलमोस्ट सेम म्हणजे नाही का ते सिमिलॅरिटी एकच असते. डोमेन का सिलेक्ट करताय? इन्शुरन्स डोमेन घ्या, हेल्थ केअर डोमेन घ्या ना. सगळेजण बँकिंग एकच डोमेन का घेताय? पण इन्शुरन्स डोमेन मध्ये पण ऑलमोस्ट सेम, मतलब म्हणजे आता जे असे बघितलेत रिझ्यूम मध्ये आधीचे काय त्यांचं ते सेमच असतात, फक्त क्लायंट चेंज असतो, किंवा म्हणजे इन सेन्स प्रॉब्लेम स्टेटमेंट ऑलमोस्ट इक्वॅलिटीच असते. असे एकदम असे जास्त प्रॉब्लेम स्टेटमेंट अजून येत नाहीत लक्षात. म्हणजे इन सेन्स आता हे म्हणा बँकिंग डोमेनचं म्हणा, तर हे 3-4 असे मग मिळूनच असतील. तुमच्यापैकी काही जण मेकॅनिकल असतील तर ऍटलीस्ट त्यांनी मेकॅनिकलचे तर सिलेक्ट करा. असं काही मॅन्डेटरी थोडीच आहे की फायनान्शियल एवढेच डोमेन आहेत म्हणून. जर मेकॅनिकल रिलेटेड तुम्हाला ते सांगितलं असेल ना त्या सेशन मध्ये सरांनी, रोहित सरांनी. नाही तसं काय नाही नाही सांगितलं. सांगितलं सर. ठीक आहे, मग मी तसं एक जरा बघतो की जसं आता मेकॅनिकल, कारण मेकॅनिकलचे ऑलमोस्ट 50% स्टुडंट्स आहेत तुमच्या बॅचमध्ये. तर मेकॅनिकलच्या रिलेटेड एखादी प्रोजेक्ट, आणि इथे काय करायचंय मेनली तुम्हाला प्रॉब्लेम स्टेटमेंटवर फोकस करायचंय, ना की तुम्हाला डेटा सेट. आता जसं सांगितलं ना की ओरिजिनल डेटा तुम्हाला कुठंच भेटत नसतो. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट घ्या, त्याच्यातले 8 कॉलम सिलेक्ट करा, कुठलेही 8 कॉलम ज्याच्यावर आपल्याला प्री प्रोसेसिंग एक्सप्लेन करायची आहे. जसं की आता हे आहे मिसिंग व्हॅल्यूज हँडल करताना आपण काय काय यूज करतो.
मीन इम्प्यूट करतो, मीडियन इम्प्यूट करतो, मोड यूज करतो, केएनएन इम्प्युटर यूज करतो. आता हे इथं झाले 4 कॉलम्स. इथंच तुमचे असं सांगायचं की वी हॅव यूज दिस मीडियन, we have filled the missing values by using the mode, we have filled the missing values by using the KNN imputer, we have filled the missing values by using the mean. आता मीनची प्रायोरिटी कधी आहे, मीडियनची प्रायोरिटी कधी आहे, मोड कधी यूज करतात, केएनएन कधी यूज करतात, तर ह्या गोष्टीचं एक्सप्लेनेशन आलं पाहिजे आपल्याला की हे. आणि हे असे एकेका कॉलमचे तुमचा जो डेटा असतो त्याच्यामधले जस्ट अशा कॉलमवर तुम्हाला एक्सप्लेनेशन द्यायचंय. आणि नॉट नेसेसरी की तुमच्या प्रोजेक्ट मधलेच कॉलम असतील, तुम्ही कुठलेही कॉलम वर एक्सप्लेन देऊ शकता. फक्त तुम्हाला एक्सप्लेन करताना हे सांगायचं असते की आमच्या प्रोजेक्टमध्ये ह्या टेक्निक्स यूज केलेल्या आहेत. अँड एक्सप्लेन करताना असंच करायचं की जस्ट फॉर एक्झाम्पल वी आर हॅव्हिंग द 100 रोज मीन्स 1000 रोज अँड 5 कॉलम्स, अँड 5 कॉलम्स मध्ये एखादी कॉलम घ्यायचा, एज कॉलम असा काहीतरी, एज कॉलम, सॅलरी कॉलम, अँड त्याच्यावरून तुम्हाला आउटलायर्स काय असू शकतात, त्याच्यामध्ये मिसिंग व्हॅल्यूज होत्या, त्या मिसिंग व्हॅल्यूजला कोणत्या मेथडने इम्प्यूट केला, मग हे मिसिंग व्हॅल्यूज झाल्या. त्याच्यानंतर सेम गोष्ट आउटलायर्स सोबत की आउटलायर्स आहेत तर आउटलायर्स साठी 2 कॉलम ठेवा, की 2 कॉलम्स कोणतेही की त्या केसमध्ये आउटलायर्स जास्त असण्याचे जास्त चान्सेस होते आणि त्याला तुम्ही कोणत्या मेथडनी हँडल केलात. त्याला तिथे सांगा, एकाने सांगा लॉग ट्रान्सफॉर्मेशन, कोणी स्क्वेअर रूट ट्रान्सफॉर्मेशन, कोणी क्यूब रूट ट्रान्सफॉर्मेशन. हे ट्रान्सफॉर्म केला म्हणजे डेटाला ट्रान्सफॉर्म करून आउटलायर्सचा इम्पॅक्ट हा कमी केला. इम्प्युटेशन टेक्निक म्हणजे आउटलायर्स कॅन बी हँडल बाय युजिंग द इम्प्युटेशन टेक्निक. आणि काही जगात जिथं कधी पॉसिबलच नाही इम्प्युटेशन पण आणि ट्रान्सफॉर्मेशन, देन लास्ट ऑप्शन इज वी कॅन ड्रॉप दॅट रोज. ओके, डिलीट ऑब्झर्वेशन. ओके, देन उसके बाद हे झाले. इथंच तुमचे 6 कॉलम झाले. 1 हॉट इनकोडेड साठी 2 कॉलम घ्या, लेबल इनकोडिंग साठी 1 कॉलम. तर हे जे आता टोटल 9, 1 हॉट इनकोडिंग प्रॉपर ठेवा डिस्क्रिप्शन की दिस इज द ऑर्डिनल डेटा और नॉमिनल डेटा. ऑर्डिनल डेटा आहे गो फॉर द लेबल इनकोडिंग, नॉमिनल डेटा आहे गो फॉर द 1 हॉट इनकोडिंग. आणि हे डिसाइड कोण करणार, तर ते आपल्या टीम सोबत डिस्कस किंवा आपल्या नॉलेजवर आम्ही डिसाइड केलं की ते 1 हॉट इनकोडिंगने जायचंय का किंवा नॉमिनल डेटा आहे का ऑर्डिनल डेटा, हे आपण डिसाइड केलं आणि त्याच्यानंतर टेक्निक्स अप्लाय केल्या. तर हे जो एवढा पार्ट आहे ना सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे की तुम्हाला इथे सगळ्यात जास्त तुम्ही टाइम स्पेंड करताय. तर हे जे 9 कॉलम सांगितले तर 9 पैकी ऍटलीस्ट तुम्ही 7-8 तरी ठेवू शकता की तुमच्या डेटा सेट मधून तुम्हाला एक्सपेक्टेड एवढंच आहे. म्हणजे प्रोजेक्ट मधून एक्सप्लेन करताना कोणीही तुम्ही जरी सांगत असाल की आमच्या प्रोजेक्ट मध्ये 40 कॉलम्स आहेत, तर 40 कॉलम्स ऐकण्यामध्ये कुणाला इंटरेस्ट नसतो. बिकॉज इंटरव्ह्युअर्सला पण फक्त 15 मिनिटाचा टाइम असतो. 15 मिनिटाच्या टाइम मध्ये हा प्रोजेक्ट ऐकून घ्यायचा सगळ्या गोष्टी. तर त्याच्यामध्ये ते पण इंटरेस्ट असतात की एक्झॅक्टली तुम्ही किती रॉ डेटाला हँडल केलात. म्हणजे जसे आता हे जे रॉ डेटा आता जे होता की एवढा असा म्हणजे रॉ डेटा होता त्याच्यावर एवढ्या साऱ्या टेक्निक्स अप्लाय केल्यात की म्हणजे प्रत्येक आता जसं सांगितलं ना की सगळ्या एवढ्या अशा टेक्निक्स जेवढ्या आता टेक्निक सांगितलं ते 1-1, 2-2 कॉलम्स घेऊन सांगा त्यांना. द नेक्स्ट थिंग इज तर त्याच्यानंतर तुमचं ते फीचर सिलेक्शन वगैरे ते पुढच्या गोष्टी झाल्या. ते फीचर सिलेक्शन मध्ये असतील, पुन्हा प्रॉब्लेम्स काय आहेत तुमच्या प्रोजेक्टचे, प्रॉब्लेम्स ओव्हरफिट होत होता, अंडरफिट होत होता, त्याला कसं टॅकल केलं. म्हणजे प्रॉब्लेम सांगायचं आणि त्याचं सोल्युशन सांगायचं. आता डिसिजन ट्री एक्सप्लेन करताना सगळ्यांनाच माहिती आहे की अल्गोरिदम्स हा मीन्स मॉडेल हा ओव्हरफिट होत आहे. ओव्हरफिट होतंय तर त्याच्यासाठी सोल्युशन्स काय आहेत, तर त्याच्यामध्ये प्रोनिंग यूज करू शकता, हायपर पॅरामीटर ट्युनिंग यूज करू शकता. यू कॅन यूज डिफरंट मेथड्स फॉर दॅट वन टू हँडल दॅट ओव्हरफिटिंग. अँड त्याच्यानंतर पण रिड्यूस कुठपर्यंत केला की 70-90% 100% ॲक्युरसी होती. जो व्हेरियन्स होता आपल्याला हाय व्हेरियन्स येत होता, सो वी हॅव टू रिड्यूस दॅट व्हेरियन्स. बट तरीही तुम्हाला 85-92 असल्या यापर्यंत असं ॲक्युरसी भेटलेले ट्रेनिंग आणि टेस्टिंग डेटा सेटवर. मीन्स यू हॅव रिड्यूस द इम्पॅक्ट ऑफ ओव्हरफिटिंग किंवा अंडरफिटिंग आहे. अंडरफिटिंगला कमी चान्सेस असतात इम्प्रूव्ह करण्यासाठी, म्हणजे आपण डेटा चुकीचा डेटा चुकीच्या अल्गोरिदमवर आपण पास केलेला आहे, त्याच्यामुळे तो अंडरफिट होण्याचे जास्त चान्सेस असतात. जसं की एक ऑटो डेटा सेट आहे, ऑटोचा डेटा सेट, त्याच्यावर लिनियर रिग्रेशनवर कमी भेटेल, पण रँडम फॉरेस्टच्या डिसिजन ट्रीवर तिथे जास्त ॲक्युरसी भेटू शकते. तर त्याच्यामध्ये खूप जास्त व्हेरिएशन असतं.